Am I audible to everyone? Just a second बच्चों. So, हाँ मेरे को मेरी आवाज आ रही, आपको मेरी आवाज आ रही है? आइए. हेलो एवरीवन, क्या हालचाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसका नाम है इकोलॉजी. जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि 10 दिनों में पूरी 10 यूनिट बायोलॉजी कवर हो जाएंगी. कंप्लीट बायोलॉजी वो आज मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं. एक तुम्हारा इकोसिस्टम अपना इवोल्यूशन बचा हुआ है, जिसको हम लोग कल कवर करवा देंगे, ठीक है. और अभी कल से तुम्हारी मैक्सिमम जो भी होगी ना, वो प्रैक्टिस ही होने वाली है, क्योंकि एंड टाइम में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के कुछ का किसी का भी कुछ होगा नहीं यार. अभी प्रैक्टिस का समय आ चुका है यार. अब सुनो यार, आपका इकोलॉजी में कुल कितने चैप्टर्स हैं? यहाँ पे 3 चैप्टर्स हैं. ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और तुम्हारे पास इकोसिस्टम. इन तीनों को एकदम पॉइंटर के रूप में एकदम फटाफट फटाफट एकदम अपन रिवाइज कर लेंगे यार. ओके, यस, आइए जी. ओके, हाँ चलो, चलो डन. सो यहां तक किसी को डाउट है क्या? यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? बिल्कुल भी नहीं. आ जाओ शुरू करते हैं. डाउट क्यों होगा यार, जब तक आपने अभी तक शुरू ही नहीं किया है जी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस सेशन को बच्चों ओके शुरू करते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट है तुम्हारे पास, वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन अपन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यहाँ पे तुम्हारा बहुत सारा टॉपिक कटा हुआ है. तो ये तुम्हारा न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा का पूरा बनाया गया है यार. यस, चलो यार देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि इकोलॉजी किनसे डील करती है. तो इकोलॉजी डील्स विद द इंटरैक्शंस अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. देखो, अगर ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर इंटरैक्शन हो, ये तुम्हारा बायोटिक कहलाता है क्या? और अगर अगर तुम्हारे पास ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरमेंट के बीच में अगर इंटरैक्शन हो, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा जी? अबायोटिक होगा. ये आपके पास अबायोटिक हो जाएगा. यस, यस. अब सुनो यार, इकोलॉजिकली जो इकोलॉजी होता है वो बेसिकली कितने लेवल पर हम लोग उसको पढ़ते हैं, उनकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को. इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न विद दी 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब वो 4 लेवल कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज और तुम्हारा बायोम्स. अब ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि नीट में भी आपका पूछा जाता है जी. यार नीश क्या होता है? नीश का मतलब कहते हैं ना कि अच्छा मेरे इलाके में मैं तेरे को मेरी शक्ति दिखाता हूं. तो नीश का मतलब क्या होता है? Each organism has an invariably defined range of condition that it can tolerate the diversity in resources it utilizes a distinct functional role in ecological system. नीच का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रहता है, उस जगह पर रहते रहते वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है और किस लेवल का वो जो टॉलरेंस है उसको सह सकता है. इसी को अपन नीच कहते हैं जी. यस, आ जाओ जी. अब सुनो, इसके बाद तुम्हारी एनसीईआरटी सीधा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करती है यार. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं पॉपुलेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से. ओके, पॉपुलेशन के एग्जांपल्स कौन कौन से? ऑल दी कॉर्मोरेंट्स इन दी वेटलैंड, ये एक एग्जांपल होता है पॉपुलेशन का. रैट इन दी अबेंडोन्ड ड्विलिंग, ये भी तुम्हारा पॉपुलेशन का एग्जांपल होता है. टिक वुड ट्रीज इन दी फॉरेस्ट, ये भी पॉपुलेशन का एग्जांपल है बच्चों. बैक्टीरिया इन दी कल्चर प्लेट एंड लोटस प्लांट इन दी पॉन्ड, ये सब आपके पास किसका एग्जांपल है बच्चों? पॉपुलेशन का एग्जांपल है यार. अब देखो, हमारे पास सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी को. अब ये तुम्हारा डेफिनेशन पेपर में आ सकता है बच्चों. पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज अ इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक द इकोलॉजी टू द पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. अब ये तुम्हारा पेपर में आ सकता है यार. पॉपुलेशन इकोलॉजी किस किस दो चीज को जोड़ता है? इकोलॉजी और तुम्हारे पास जेनेटिक एंड इवोल्यूशन को आपस में लिंक करता है, कि जैसे से इवोल्यूशन हो रहा है तुम्हारे पास इकोलॉजी में क्या क्या, इकोसिस्टम में क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहा है और कैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके इंटरैक्ट कर रहे हैं. क्लियर? अब देखो जी, अब हमारे पास 4 प्रकार के पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं. सबसे पहले जो तुम्हारे पास जो 2 होता है उसका नाम है बर्थ और डेथ. अब ये बर्थ और डेथ ये किसको सिग्निफाई करेगा? ऑर्गेनिज्म को या पॉपुलेशन को? बर्थ और डेथ ये आपके ऑर्गेनिज्म को सिंप्लीफाई करता है जी, एग्जाम्पलीफाई करता है. देखो, एन इंडिविजुअल में हैव द बर्थ एंड डेथ, एक इंडिविजुअल के पास सिर्फ बर्थ या डेथ होगा. बट एक पॉपुलेशन के पास क्या होता है बच्चों? बर्थ रेट होता है और तुम्हारा डेथ रेट होता है. ये तुम्हारा स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, ये आपका स्टेटमेंट में सवाल बन सकता है बच्चों. क्या बात है? क्लियर है? ठीक है यार. सच में ना एकदम दिमाग से पैदल ही है ना सारे बच्चे. मतलब तुम नीट का पेपर अपीयर करने वाले हो. ओके, संगीता झा स्मार्ट स्टडी, हमने क्या बोला? जब हमारी 10 यूनिट कवर हो जाएगी उसके बाद अपन यूनिट वाइज प्रैक्टिस शुरू करेंगे. मैंने ये बोला है?
क्या 10 यूनिट कवर हो गई अपनी? हो गई थी क्या? यार सच बता, क्या बोलूं यार मैं भी ऐसे बच्चों को। ये क्लियर हो गया? तो जो आपका इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा जी, बर्थ और डेथ होगा। यस, और डेथ रेट और बर्थ रेट तुम्हारा पॉपुलेशन लेवल पे होता है यार, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। आगे सुनो यार, बेस्ट एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, देखो डेथ रेट और बर्थ रेट निकालने का। हमारे पास 8 ड्रोसोफिला है लेबोरेटरी में, ठीक है, और 80 है, 80 है, 80 में से 8 तुम्हारी मर गई हैं एक हफ्ते के अंदर जी। ओके, 7 दिन के अंदर 80 में से 8 तुम्हारी मर गई है। तो डेथ रेट क्या होगा उस पॉपुलेशन का? 0.1 इंडिविजुअल पर, ओके, ड्रोसोफिला पर वीक। ये डेथ रेट होगा क्या जी? कितनी मरी हैं? 8, कितने में से? 80 में से। यस, इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए जी। अच्छा, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में तुम्हारे पास सेक्स रेशियो भी आता है क्या? सेक्स रेशियो में अपन क्या करते हैं बच्चों? ओके, हम लोग यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो निकालते हैं क्या? मेल और फीमेल का रेशियो निकालते हैं जी। चलो यार देखो, इसके बाद एक दूसरा तुम्हारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है तुम्हारे पास एज पिरामिड। एज पिरामिड तुम्हारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है क्या? मेल्स और फीमेल का एक कंबाइंड डायग्राम में। अब एज पिरामिड अगर हम देखेंगे, हमारे पास 3 प्रकार का पिरामिड मिलता है। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के पिरामिड मिलते हैं। पहला है तुम्हारा एक्सपांडिंग, दूसरा है स्टेबल, और तीसरा है डिक्लाइनिंग। एक्सपांडिंग का मतलब क्या होगा? जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव तुम्हारे ज्यादा होंगे और रिप्रोडक्टिव तुम्हारे कम होंगे प्री रिप्रोडक्टिव से, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तुम्हारे बहुत ही कम होते हैं। अब स्टेबल में क्या होता है? तुम्हारे पास रिप्रोडक्टिव इज इक्वल टू प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और डिक्लाइनिंग में क्या होगा जी? रिप्रोडक्टिव तुम्हारे ज्यादा होंगे लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव तुम्हारे कम होंगे, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी तुम्हारे कम होंगे जी। क्लियर है? तो ये सब तुमको पता होना बहुत जरूरी है, यहां से तुम्हारे अच्छे खासे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को 3 पैरामीटर में नापते हैं। एक होता है साइज, एक होता है नंबर, और एक होता है बायोमास, ठीक है। ये उन सारे ऑर्गेनिज्म के लिए जिसका तुम लोग प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो पॉपुलेशन। लेकिन टाइगर का अगर तुमको पॉपुलेशन डेंसिटी पता करना है टाइगर का, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उस जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा? टाइगर सेंसेक्स इन अवर नेशनल पार्क, ओके, इट इज बेस्ड ऑन द पग मार्क एंड तुम्हारा फीकल पैलेट्स। पग मार्क का मतलब होता है उनके पंजों का निशान। उनके पंजों के निशान के बेसिस पर हम लोग उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। यह सवाल तुम्हारे पेपर में पूछा गया है कि टाइगर की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे पता करेंगे? पग मार्क और फीकल पैलेट्स के बेसिस पे। अब देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ में तुम्हारे 4 चीज आती हैं। एक होता है नेटालिटी जिसको अपन कहते हैं बर्थ, एक होता है मोर्टेलिटी जिसको अपन कहते हैं डेथ, एक होता है इमिग्रेशन जा रहे हैं, और एक होता है इमिग्रेशन का मतलब आ रहे हैं, और ईएमआईग्रेशन कोई जा रहा है हैबिटेट को छोड़ के। यस, आइए जी देखो, तो नेटालिटी का मतलब क्या होता है? ओके, नेटालिटी का मतलब है नंबर ऑफ बर्थ है वो, सॉरी टाइपो मिस्टेक हो गया। नेटालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ बर्थ इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। कितने तुम्हारे पास इंडिविजुअल ऐड हुए हैं, इसे कहते हैं अपन क्या? नेटालिटी कहते हैं। मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने लोग मरे हैं उसे अपन कहते हैं मोर्टालिटी कहते हैं जी। ओके, फीकल पैलेट का मतलब होता है उनके पॉटी का, पॉटी के बेसिस पर उनका जो पॉटी होता है ना। चलो जी, आ जाओ जी। इसके बाद इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमाइग्रेशन का मतलब जी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज कम्स फ्रॉम द एल्सेवर। कोई बाहर से अगर किसी हैबिटेट में आ रहा है उसे कहेंगे इमाइग्रेशन, IMMIGRATION। और इमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने लोगों ने हैबिटेट को छोड़कर चले गए ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इसे कहते हैं इमाइग्रेशन। क्लियर? अब सुनो यार, अब हमारे पास अगर कोई लोग अगर आ रहे हैं, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा क्या कि नेगेटिव होगा? नहीं सर, इमाइग्रेशन तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि लोग जा रहे हैं हैबिटेट को छोड़ के। और आइमाइग्रेशन तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। नेटालिटी तुम्हारा पॉजिटिव होगा और मोर्टालिटी तुम्हारा नेगेटिव होगा। तुम अगर बड़े गौर से देखोगे तो इमाइग्रेशन तुम्हारा पॉजिटिव है, मोर्टालिटी तुम्हारा नेगेटिव है, नेटालिटी तुम्हारा पॉजिटिव है जिसको अपन बी से डिनोट कर रहे हैं, और इमाइग्रेशन जो है वो तुम्हारे पास नेगेटिव है। अब बच्चे यहाँ पे फॉर्मूला में बहुत सारा गलती करते हैं। क्या? ये पॉपुलेशन डेंसिटी T+1, यहाँ पे n का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो T+1 इज इक्वल टू NT+ आएगा, याद रखना। ये यहां पे तुम्हारा प्लस साइन आता है, B+I माइनस D+E। ये तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन डेंसिटी का एट टाइम T+1 का फॉर्मूला ये। चलो यार, चलो अब
अगर बर्थ और अगर इमिग्रेशन अगर हो रहा है, एक हैबिटेट में से बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो ये तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है। लेकिन अगर एक पॉपुलेशन में तुम्हारा डेथ और इमाइग्रेशन हो रहा है, लोग मर रहे हैं और लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये जो तुम्हारे पास डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी में। ओके, यस, डन। अब सुनो यार, एक नॉर्मल कंडीशन में, एक बच्चों नॉर्मल कंडीशन में, अंडर द नॉर्मल कंडीशन, बर्थ और डेथ तुम्हारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा। किसको? ये पेपर में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंटरफेयर करता है या तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस करता है, वो होता है बर्थ और डेथ होता है वो। लेकिन अगर एक कोई नया हैबिटेट अगर बना हो, अगर एक नया हैबिटेट अगर जस्ट अभी कॉलोनाइज अगर हुआ हो, तो यहां पर तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट कौन होगा, जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करेगा वो होगा तुम्हारे पास इमिग्रेशन, लोग कितना आ रहे हैं। इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली, बिकॉज इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ओके, डेंसिटी ये आपका बढ़ेगा। ओके, तब जाके तुम्हारा बर्थ रेट तुम्हारे पास बढ़ेगा। याद रहेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को नॉर्मली कौन इन्फ्लुएंस करता है? बर्थ और डेथ इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन अगर कोई एक न्यू जगह अगर कॉलोनाइज हुआ है, वहां पे कौन इन्फ्लुएंस करेगा? बर्थ डेथ नहीं, वहां पे इमिग्रेशन आपका इन्फ्लुएंस करेगा। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना। क्लियर है? ओके, यस, ठीक है। चलो यार, कोई बात, स्मार्ट स्टडी यार, तुम यार ज्यादा समझते हो अपने आप को यार। बेटा मैं ब्लॉक कर दूंगा तुमको, मैं देखता हूं कि तुम आके दूसरे बच्चों को ट्रोल करते हो। बस नाम तो पहले रियलिटी में रख लिया करो यार। यार प्लीज ऐसा मत क्या करो प्लीज, ये सब करना ना ब्लॉक कर दूंगा, फिर सीधा 6 तारीख के बाद अनब्लॉक हो गए। ये बातें क्लियर हो गई बच्चों? ओके, तो तुम्हारे पास नेटालिटी का मतलब क्या होता है? बर्थ। मोर्टालिटी का मतलब है डेथ। IMI का अगर मतलब हो रहा है तो क्या कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, और EMI का मतलब है कि लोग मेरे हैबिटेट को छोड़ के जा रहे हैं। यस, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, नॉर्मली तुम्हारे पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? बर्थ और डेथ। लेकिन अगर कोई अगर एरिया अगर नया कॉलोनाइज अगर हुआ रहेगा, उनको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? अगर कोई एरिया अगर नया कॉलोनाइज हुआ तो उनको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? तुम्हारे पास इमिग्रेशन। ये बात ध्यान रखना चाहिए। ओके, यस। चलो आगे की ओर बढ़ो। अब देखो, ग्रोथ मॉडल जो है बच्चों वो दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एक होता है तुम्हारा लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अपन ज्योमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं क्या? यहां पे क्या होता है बच्चों, जो रिसोर्सेज होती हैं हैबिटेट में, वो तुम्हारी अनलिमिटेड होती है। रिसोर्सेज आपकी अनलिमिटेड होती है। यस, ये बात ध्यान रखना जी। ठीक है, अब देखो यहां पे फॉर्मूला बनता है dn/dt इज इक्वल टू bd इंटू एन। अब यहां पे जो b माइनस डी होता है ना, ये तुम्हारा एक्चुअली r होता है। r का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट। इंट्रिंसिक रेट को अपन कहते हैं क्या बच्चों? r कहते हैं जी। b माइनस डी यहाँ पे r होता है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? dn/dt इज इक्वल टू rn। और यहाँ पे r का मतलब क्या होता है बच्चों? r का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अब जो r की वैल्यू ये तुम्हारा मैच दी कॉलम में आ सकता है बच्चों। r की वैल्यू वेरी करती है। नॉर्वे रेड के लिए r की वैल्यू 0.15 होगी। ओके, फ्लोर बीटल के लिए 0.12, और 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन की जो r की वैल्यू थी वो 0.0205 थी। अब ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से r वैल्यू पढ़ कर जाना है। आगे क्या सुनो, अब देखो, इफ यू प्लॉट अ कर्व अगेंस्ट द पॉपुलेशन डेंसिटी रिलेशन टू टाइम t, हमें कैसा कर्व मिलेगा बताओ? हमें यहाँ पे कैसा कर्व मिलेगा? दिमाग से लगाएगा। यहां पे क्या बोला गया? आपका अनलिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड है, आपको जे शेप्ड कर्व मिलेगा। ऐसा आपको इस प्रकार से जे शेप्ड कर्व मिलेगा। एक सेकंड रुक जाओ जी। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। हमको ऐसा जे शेप्ड कर्व मिलेगा क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास रिसोर्सेस क्या है बच्चों? अनलिमिटेड है। ये बात ध्यान रखना जी। और इसका इंटीग्रल इक्वेशन क्या बनता है? nt इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू आर टी। ये तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ का इंटीग्रल इक्वेशन है, पेपर में आता है सवाल। ठीक है, और यहां पे ई का मतलब क्या बच्चों? बेस ऑफ नेचुरल लॉग। अच्छा, लॉजिस्टिक ग्रोथ कब एग्जिस्ट करेगा? जब तुम्हारे पास क्या हो? रिसोर्सेस लिमिटेड हो। जब तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होगा ना, तब लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व एग्जिस्ट करता है। अब पॉपुलेशन इज ग्रोइंग इन द हैबिटेट विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहां पे तुम्हारे पास कैसा कर्व बनता है बताओ? यहां पे आपका एस शेप्ड कर्व बनता है। आपको 3 फेज देखने को मिलते हैं, लैग, लॉग और तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फेज।
इनिशियली तुम्हारा लैग फेज होता है क्या, फिर तुम्हारा फेज ऑफ एक्सेलरेशन आता है क्या, फिर डी एक्सेलरेशन, और उसके बाद फाइनली तुम्हारे पास असिम्प्टोट, मतलब इक्विलिब्रियम पे आ गया, सैचुरेशन बोल सकते हो तुम इसको, सैचुरेशन पे आ गया। क्लियर है? मतलब क्या, जब असिम्प्टोट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कैरिंग कैपेसिटी को मीट कर गया है क्या, इसका मतलब क्या कि वो एरिया भर गया है, अब ये एरिया और नए ऑर्गेनिज्म को और सस्टेन नहीं करवा सकता। क्लियर है बच्चों? ये बात है, ये बात है। आ जाओ जी, इसके बाद सुनो जी। अब प्लॉट एन इन द रिलेशन टू टाइम टी सिग्मॉइड कर्व, ये इसको अपन एस शेप्ड भी कहते हैं, या इसी को अपन एस शेप्ड भी कहते हैं बच्चों। आ जाओ जी, अब देखो, और यही जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है तुम्हारे पास किसके अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर, इसी को हम लोग कहते हैं वर्हल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसका फॉर्मूला क्या है, डी माइनस डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाय के, और यहाँ पे के का मतलब क्या होता है बच्चों, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं यार। जय श्री राम जो भी है, मतलब आप कौन हो मेरे को पता नहीं, ये फ्री पैलेस्टीन ये सब क्या कर रहे हो यार, तुम्हारे पेपर में यही आएगा क्या, यही आएगा यार, मत क्या करो प्लीज यार, ऐसा मत क्या करो यार, मत क्या करो प्लीज यार, मतलब तुमको मेरी मर्यादा रखो बस, और किसी की मत रखो। और क्या जाओ, यहां तक किसी को डाउट है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो जी, अब यहां पर क्या होता है बच्चों, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में जो रिसोर्सेज होती हैं ग्रोथ के लिए वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, और ये बहुत कम समय में ना लिमिटिंग बन जाएगा दूसरों के लिए, है ना, लिमिटिंग बन जाएगा जी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक समय के बाद है ना एक पर्टिकुलर हैबिटेट में और नए इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं जी। यस, उसे कहते हैं अपन क्या बच्चों, उसे कहते हैं हम लोग क्या, कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं जी। आगे की ओर समझिए। अब देखो यहां पर जो रिसोर्सेज है तुम्हारे पास, जो ग्रोथ क्या कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के लिए, ये तुम्हारे पास लिमिटिंग हो सकती है क्या जी? यस, ओके, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड एज अ मोर रियलिस्टिक, और ये तुम्हारा रियल में एग्जिस्ट करता है, ओके, एंड वन लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, और ये नेचर में आपका एग्जिस्ट करता है। कौन सा बच्चों? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, यही नेचर में आपका एग्जिस्ट करता है। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना बच्चों जिंदगी में एक ही बार ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बू। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में क्वेश्चन आपके आता है। ओके, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत बारी ब्रीड करते हैं पूरे लाइफ स्पैन में, जैसे कि तुम्हारे पास बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए। कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं क्या, जिनकी साइज बहुत छोटी होती है, छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। बेस्ट एग्जांपल है ऑयस्टर और तुम्हारे पेलाजिक फिशेस, ये पेपर में आ सकता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो तुम्हारे पास बहुत कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा होता है। एग्जांपल है बर्ड और तुम्हारे मैमल्स। क्लियर है यहां तक? ओके, यस, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ जी। तो यहां तक किसी को डाउट है बच्चों? कोई डाउट है किसी को यहां तक? बिल्कुल भी डाउट नहीं है जी। चलो यार, आ जाओ जी। यार मेरे को ना इस जय श्री राम को ना ब्लॉक करने दो, ये बेचारा ना, ये सब, रुको, इसका ना मैं एक बारी ये बच्चा कभी आया नहीं है, नहीं नहीं, इसको ब्लॉक करना जरूरी है यार, ही इज अ बवासीर ऑफ द क्लास। एक मिनट रुको बच्चों, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट ब्लॉक हिम। आ जाओ, जस्ट एक मिनट मेरे को दे दो। आइए जी, मजा आ गया यहाँ तक? किसी को डाउट है? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी डाउट? जल्दी बताओ। बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद तुम्हारे पास आती है पॉपुलेशन इंटरैक्शन। 30 पॉइंट क्या नहीं समझ में आया 30वें पॉइंट में? देखो ये बता रहा है कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में तुम्हारी 3 फेजेस आती हैं। पहले क्या होगी जी? पहले तुम्हारे पास लैग फेज होगी, उसके बाद लॉग फेज होगी, और उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा जी? असिम्प्टोट आ जाएगा जी, जिसको अपन स्टेशनरी फेज भी कहते हैं बच्चों, इसी को अपन स्टेशनरी फेज भी कहते हैं यार। ओके, यस, चलो यार, कोई दिक्कत की बात यहां तक किसी को? बिल्कुल भी नहीं। आगे सुनो, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में अगर हम बात करेंगे, तुम्हारे पास आपको 7 प्रकार का इंटरेक्शन पढ़ना है। अगर दोनों स्पीशीज को अगर बेनिफिट हो रहा है, इसे अपन कहते हैं म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें अगर दोनों स्पीशीज का अगर नुकसान हो रहा है तो इसे अपन कहते हैं कंपटीशन कहते हैं।
अगर एक स्पीशीज का फायदा हो रहा है और दूसरे का अगर नुकसान हो रहा है, इसे प्रीडिएशन कहते हैं या पैरासाइटिज्म कहते हैं। यहां पर तुमको कंफ्यूज हो तो एग्जांपल में, अच्छा यहाँ पे एक स्पीशीज का फायदा हो रहा है और दूसरे का ना ही नुकसान हो रहा है ना ही फायदा हो रहा है, इसे कमेंसलिज्म कहते हैं। और अगर एक स्पीशीज का नुकसान हो रहा है और दूसरे का ना ही फायदा ना ही नुकसान, ओके, इसे अमेंसलिज्म कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? ओके, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना जी। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा जी। अब सुनो आगे। पहला अगर हम बात करेंगे प्रीडिएशंस के बारे में, सो प्रीडिएशन में क्या होता है बच्चों, हमारे पास हरदम जो एनर्जी है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की ओर जाती है क्या? ठीक है, लोअर से हरदम तुम्हारे हायर ट्रॉफिक लेवल के पास जाती है और जिसको प्लांट फिक्स करता है। बिकॉज अल्टीमेट प्रोड्यूसर कौन है तुम्हारे पास? प्लांट आपका होता है। अब देखो, जो स्पैरो जो तुम्हारे पास सीड खाती है वो तुम्हारा प्रीडिएटर हो सकती है क्या एक प्रकार की? बताइए, जो स्पैरो तुम्हारी सीड खा रही है वो एक प्रकार की प्रीडिएटर ही हो सकती है। आइए, तो प्रीडिएटर का मेन काम क्या होता है बच्चों? तो वो प्रे की पॉपुलेशन को ना कंट्रोल में रखता है बस। ये बात ध्यान रखना, ये तुम्हारा स्टेटमेंट में ये लाइन आपका पूछा जा सकता है। आइए देखो, व्हेन अ सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जियोग्राफिकल एरिया, तो ये क्या होता है? देखो, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अगर तुमने किसी भी एक्सोटिक स्पीशीज को अगर किसी एरिया में डाल दिया जहां पे उसका नेचुरल प्रेडिएटर नहीं है, तो वहां पे वो एक्सोटिक स्पीशीज अपने आप को बहुत तेजी से डिवाइड करेगा, वही बोला गया है। व्हेन अ सर्टेन एक्सोटिक स्पीशीज इज इंट्रोड्यूस्ड इन द जियोग्राफिकल एरिया, दे बिकम्स अ इन्वेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। क्यों? बिकॉज इन दैट एरिया उनका नेचुरल प्रेडिएटर तुम्हारा एब्सेंट होता है। ऐसे ही बायोलॉजी में कहानी तुमको सुनने को मिलता है, उसका नाम है तुम्हारे पास क्या बच्चों? प्रिकली पियर कैक्टस। कैक्टस है वो। इसको इंट्रोड्यूस किया गया कहां पे बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। कभी? इन अर्ली 1920s। अब इसने क्या किया ना बच्चों, इट क्रिएटेड अ हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू द मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ द रेंज लैंड। उसने पूरे एरिया को कवर कर लिया बहुत ही कम समय के अंदर। लेकिन अब ये इतना तेजी से क्यों फैल गया? बिकॉज उसका नेचुरल प्रेडिएटर नहीं था। फिर क्या हुआ? फाइनली इन्वेजिव कैक्टस ब्रॉट अंडर द कंट्रोल आफ्टर अ कैक्टस फीडिंग प्रेडिएटर। हमने कैक्टस फीडिंग मॉथ को इंट्रोड्यूस करवाया। अब इस मॉथ ने क्या किया ना, इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। तो इसका मतलब क्या बच्चों, जो प्रेडिएटर है ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है क्या? ये प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सुनो यार, अच्छा, बहुत बारी बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का भी अपन उपयोग करते हैं क्या? बेस्ट एग्जांपल इज और बीटी कॉटन प्लांट के अंदर। बीटी कॉटन प्लांट, ठीक है, जिनको हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं फॉर पेस्ट कंट्रोल, इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रेडिएटर टू रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन। है ना, यहां पर भी तुम्हारे पास जो प्रेडिएटर है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है जी। अब देखो, प्रेडिएटर का मेन काम क्या होता है बच्चों? इट मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी बाय कॉम्पिटिशन। ये कंपटीशन करवा के स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है क्या? मतलब ये एलिमिनेट नहीं करवाएगा। प्रेडिएटर कभी भी प्रे को एलिमिनेट कभी भी नहीं करवाता है, बट उनकी जो पॉपुलेशन है सिर्फ उसको कंट्रोल में रखता है प्रेडिएटर। देखो, अब यहां पे एक एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था कि जब प्रेडिएटर को हटाया गया ना, तो ये प्रे की जो प्रे में जो तुम्हारे पास कॉमन स्पीशीज थी आपस में लड़ने लगे। देखो, इन द रॉकी इंटरनल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट एक प्रेडिएटर थे, उसका नाम था स्टारफिश। स्टारफिश पिसास्टर, ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट प्रेडिएटर थी तुम्हारे पास कहां पे जी? अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में। अब हमने क्या किया बच्चों, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया जहां पे हम लोगों ने सारे के सारे स्टार फिश को रिमूव कर दिया। सारी की सारी स्टार फिश को अपने रिमूव कर दिया फ्रॉम द एनक्लोज्ड एरिया। उस एरिया में से, कहां से? तो पैसिफिक फिश क्या कहते हैं कोस्ट में से अपन ने सारी की सारी क्या किया बच्चों, इनको रिमूव करवा दिया। किनको रिमूव करवा दिया? पिसास्टर को रिमूव करवा दिया जी। यस, चलो अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे अपन ने पिसास्टर को रिमूव कराया ना, तो 10 तुम्हारे पास प्रे की स्पीशीज लड़ मर गई। देखो, मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट बिकम्स एक्सटिंक्ट। किसकी वजह से? विद इन द ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला बच्चों, प्रीडेटर कभी पूरे प्रे को खत्म करवा देगा क्या? प्रीडेटर पूरे प्रे को कभी भी खत्म कराएगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रीडेटर का मेन काम होता है प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना। अगर प्रीडेटर अगर नहीं होगा तो प्रे तुम्हारी वैसे ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ये क्वेश्चन पेपर में आता है बच्चों,
ये सवाल पेपर में आता है यार, ठीक है। क्या, तो यहाँ पे क्या किया गया था बच्चों, एक तुम्हारे पास क्या नाम है, स्टारफिश पिसास्टर, ये तुम्हारा क्या है, ये आपकी प्रीडिएटर है, ये तुम्हारी प्रीडिएटर है, ठीक है। हमने इसको क्या किया है बच्चों, इसको हम लोगों ने निकाल दिया अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट आइलैंड से, इसको हटा दिया। हमने क्या देखा, जैसे हमने इसको हटाया 10 इन्वर्टिब्रेट की स्पीशीज 1 सालों के अंदर एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों एक्सटिंक्ट हो गई बच्चों, बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक, क्या कोई दिक्कत, ओके हाँ चलो यार आ जाओ जी, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सुनो जी, अब प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व, अब देखो क्या हुआ है, अब प्रे को प्रीडेटर से बचना है, ओके प्रीडेटर से उसको बचना है यार, ठीक है। अब सुनो यार, यार एनसीईआरटी पढ़ाओ यार, शिवेन तुम भी यार सर पे गिरे हो क्या, ऑलरेडी इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करवा के रखा गया, नहीं समझ में आ रहा तुम जाके पहले वो देख लो, एनसीईआरटी देख लो। सुनो, अब जो प्रे जो है ना तुम्हारे पास, वो भी ना बहुत तिगड़मबाजी लगाता है प्रीडेटर से बचने के लिए, देखो कैसे। तो प्रे स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड वेरियस डिफेंस टू लीसन द इंपैक्ट ऑफ द प्रेडिएशन, प्रे प्रेडेटर से बचने के लिए बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है। अब देखो, कुछ जो तुम्हारे पास स्पीशीज है प्रे की, जैसे कि इंसेक्ट और फ्रॉग, ये क्रिप्टिकली मतलब अपने आप को कलर करती है, कैमोफ्लाज करती है टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय द प्रेडेटर, है ना, ये प्रेडेटर से तुम्हारी कभी भी दिखती नहीं है। हो गया, अच्छा इसके बाद सुनो, अब मोनार्च बटरफ्लाई जो है, ये हाईली तुम्हारी डिस्टेस्टफुल है क्या, मतलब अगर कोई प्रीडेटर अगर आके इसको खाएगा तो वो मर जाएगा क्या, देखो जी, टू इट्स प्रीडेटर, इनका प्रीडेटर कौन है, बर्ड है। तो अगर कोई बर्ड आके अगर खाता है किसको जी, मोनार्च बटरफ्लाई को, तो उसका टेस्ट इतना गंदा होता है कि वो बर्ड दोबारा इसको खाएगा ही नहीं, ओके यस, बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। अब देखो, फॉर अ प्लांट, अगर प्लांट के लिए अगर तुम देखोगे तो हर्बीवोर्स आर प्रीडिएटर, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, वो एनिमल जो प्लांट पे फीड करे, वो प्रीडेटर है इनके। अब नियरली 25% जितने भी तुम्हारे इंसेक्ट है वो फाइटोफाइगस है। फाइटोफाइगस का मतलब क्या, ये लोग प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। देखो, प्लांट इवॉल्व एन एस्टोनिशिंग वेराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द हर्बीवोर्स। अब देखो, प्लांट भी चाहती है ना कि मैं भी प्रीडेटर से बचूं, क्योंकि प्लांट तो भाग नहीं सकती है, तो प्लांट प्रीडेटर से बचने के लिए क्या करती है, कुछ प्लांट है ना थॉर्न्स डेवलप करते हैं, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया या कैक्टस, और कुछ लोग है ना बच्चों आपके मोस्ट ये कॉमन मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस मेथड है। अब देखो, अगर थॉर्न्स अगर बन रहा है तो ये कौन सा मॉडिफिकेशन है, तो ये तुम्हारा मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन है। अब केमिकल मॉडिफिकेशन क्या होता है, देखो बहुत सारी प्लांट है ना, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, द मोस्ट स्टोर केमिकल्स दैट मेक्स अ हर्बीवोर सिक। अब बहुत सारे प्लांट बोलते हैं ठीक है यार मैं मरूंगी तो मरूंगी, लेकिन मैं तेरे को भी जीने नहीं दूंगी, यस मैं तेरे को भी जीने नहीं दूंगी, मतलब क्या, अगर कोई अगर एनिमल आके अगर उसको खाएगा तो वो लोग कुछ ऐसा केमिकल सिक्रेट करेंगे कि वो एनिमल मर जाएगा जी। व्हेन दे आर ईटन इनहिबिट्स फीडिंग और डाइजेशन एंड डिस्टर्ब्स इट्स रिप्रोडक्शन और इवन किल इट। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है बच्चों, कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस क्या प्रोड्यूस करता है, एक हाईली पॉइजनस केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसे अपन कहते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, ग्लाइकोसाइडेस नहीं कहते हैं, ध्यान रखना ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं इसे, ओके। दैट व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल और गोट ब्राउजिंग दिस प्लांट, इसी के लिए ना कोई भी कैटल और गोट जो है ना वो कैलोट्रोपिस के अगल बगल नहीं घूमती, उनको पता है अगर हम घूमेंगे तो हमारा विकेट गिर जाएगा। यस, यहां तक किसको डाउट है बच्चों, ये तो क्लियर है, कभी भी प्रीडेटर प्रे को पूरा खत्म नहीं करता, सिर्फ उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है जी। तो प्रे भी बहुत चतुर है, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म चुना है जी। एनिमल तो बच सकते हैं भाग भाग के या तो कैमोफ्लेज करके, लेकिन प्लांट नहीं बच सकते, तो प्लांट ने कुछ मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म अपनाया है जी। जैसे कि अकेशिया और कैक्टस में तुम्हारा स्पाइन बन जाता है, और तुम्हारे पास केमिकल मेथड कौन है बच्चों, कैलोट्रोपिस में तुम्हारे पास हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स बनाता है, तो कोई भी अगर कैटल या गोट अगर इसको खाएगा वो मर जाएगा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो जी, अ वाइड वेराइटी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस वेर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट ऑन द कमर्शियल स्केल, जैसे कि निकोटीन हो गया, कैफीन, क्यूनिन, स्ट्राइचिनिन, ओपियम, ये सब प्लांट किसके लिए बनाता है, ये प्लांट सुट्टा नहीं मारता है, ये प्लांट बनाता है अपने डिफेंस के लिए। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय देम एक्चुअली एज अ डिफेंस अगेंस्ट द ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स।
क्लियर? क्या प्रेडिएशन में किसी को डाउट है जी? ओके ठीक है, ओके चलो जी, हाँ ओके, यहां तक कोई डाउट है जी? चलो जी, चलो यहां तक, ओके हाँ चलो, आप कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप सुनो, इसके बाद तुम्हारा कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। अजय कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो आ जाओ। अब इसके बाद अब देखो क्या होता है कंपटीशन में। तो डार्विन ने एक बात बोली थी, क्या बोली थी? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हरदम एक लड़ाई होगी रहने के लिए, और फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म ही सिर्फ सर्वाइव करेंगे। अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि ही कन्विंस दैट इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन यही पोटेंट फोर्स है जो कि तुम्हारे पास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करवा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये स्टेटमेंट में आ सकता है। कौन सी कंपटीशन? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ही वो पोटेंट फोर्स है जो तुम्हारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन लाएगा। अब इन्होंने क्या बोला ना, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। इन्होंने क्या बोला, सुनो यार। ही बिलीव दैट competition occurs when a closely related species compete for the same resource that are limiting, but this is not entirely true। इन्होंने क्या बोला ना कि हरदम है ना, सिर्फ दो ही तुम्हारे पास जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है जो कि सेम रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं, वही कंपटीशन कहलाएगा। बट ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? देखो, कभी कभी टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज भी है ना, वो भी compete करते हैं सेम रिसोर्स के लिए। इसके एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट में आ सकता है। जो अनरिलेटेड स्पीशीज है ये भी compete करती है किसके लिए बच्चों? सेम रिसोर्सेज के लिए। बेस्ट एग्जांपल है कि इन द शैलो साउथ अमेरिकन लेक, साउथ अमेरिकन लेक्स में क्या होता है? जो फ्लेमिंगोज होती हैं और जो रेसिडेंट फिश हैं, ये दोनों किसके लिए compete करती है बच्चों? जू प्लैंक्टन के लिए compete करती है। अब देखो, ये दोनों तुम्हारे रिलेटेड है या अनरिलेटेड है? ये दोनों आपके अनरिलेटेड है ना। फ्लेमिंगोस जो कि तुम्हारी एक प्रकार की बर्ड होती है, और तुम्हारी रेसिडेंट फिश, ये अनरिलेटेड स्पीशीज है, लेकिन ये लोग compete कर रहे हैं सेम रिसोर्स जू प्लैंक्टन के लिए खाने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि रिलेटेड स्पीशीज हरदम compete करेंगे तुम्हारे सेम रिसोर्सेज के लिए, अनरिलेटेड भी compete करते हैं। एंड दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके ठीक है, चलो कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात यहां पर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है जी। अब देखो जी, एक बात और ध्यान रखना है, रिसोर्सेज नीड नॉट टू बी अ लिमिटिंग फॉर कंपटीशन टू अकर। जरूरी नहीं है कि भैया रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटिंग रहे या ना रहे। कभी कभी रिसोर्सेज बहुत होने के बाद भी चीजें कंपटीशन चलती है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज बहुत है, बट अगर इंटरफेयर कर दिया गया है, तब तो भैया क्या होगा? तो तुम्हारे पास इंफीरियर स्पीशीज को एलिमिनेट होना पड़ेगा, उसको हटना पड़ेगा। ठीक है, सुनो यार, देखो, तो गॉसेस एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखो, जब रिसोर्सेज अगर लिमिटेड रहेगा, देखो दो कंडीशन याद रखना, कि जब रिसोर्सेज आपकी लिमिटेड रहे तो कॉम्पिटिटिवली जो सुपीरियर स्पीशीज रहेगा ना, वो इवेंचुअली एलिमिनेट करवा देगा तुम्हारे इन्फीरियर स्पीशीज को। क्लियर है? अब ये कब हो रहा है? ये कब हो रहा है? जब तुम्हारी रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सुपीरियर इंफीरियर को एलिमिनेट करवा देगा। ठीक है, देखो जैसे कि तुम्हारे पास एबिंगडॉन टोटॉइस, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुकना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये पता नहीं क्या तो हो गया यार। सुनो, एक एबिंगडॉन टोटॉइस जो है वो तुमको गैलापागोस आइलैंड में देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये तुम्हारी एक्सटिंक्ट हो गए विद इन अ डिकेड। विद इन अ डिकेड का मतलब है कि 10 सालों में, 10 सालों में ना ये आपकी एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों? जब गोट को इंट्रोड्यूस किया गया था गैलापागोस आइलैंड में। क्यों बच्चों? क्योंकि गोट की ना जो फीडिंग एफिशिएंसी वो बहुत ही ज्यादा होती है। वो बहुत तेजी से गोट आया और खा गया, है ना, और ये टोटॉइस एकदम धीरे 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 चल रहा है। तो ये इस तरीके, इस वजह से तुम्हारे पास क्या हुआ जी? ओके, जो क्या कहते हैं टोटॉइस है वो एलिमिनेट हो गया जी। अच्छा, इसको कहते हैं कॉम्पिटेटिव रिलीज कहते हैं। अब कॉम्पिटेटिव रिलीज का मतलब क्या है? देखो, अ स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीशीज, बट व्हेन द सुपीरियर स्पीशीज इज रिमूव्ड अदर स्पीशीज एक्सपांड ड्रामेटिकली। इसका मतलब क्या होता है? सुनो यार ध्यान से। अभी एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है जिसमें इतने एरिया में ना तुम्हारे इन्फीरियर स्पीशीज मिलती हैं और इतने एरिया में सुपीरियर स्पीशीज मिलती हैं। अब किसी कारणवश क्या हुआ ना कि सुपीरियर स्पीशीज तुम्हारी एलिमिनेट हो गई। अगर सुपीरियर अगर एलिमिनेट हो जाएगी तो क्या ये इन्फीरियर जो है वो अपना ड्रामेटिकली जो है या ड्रास्टिकली अपने आप को एक्सप्लोर कर देगा क्या?
अपने एरिया से बाहर निकल के अब वो पूरा एरिया अपने कब्जे में कर लेगा। इसी को कहते हैं अपन कॉम्पिटेटिव रिलीज कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, 63 पॉइंट ये कह रहा है कि देखो कभी कभी ना रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड रहता है तभी भी तुम्हारा कंपटीशन चलता है। क्यों चलता है कंपटीशन? अगर तुम्हारी फीडिंग इफिशिएंसी अगर अच्छी नहीं रहेगी, अगर तुम तेजी से खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा कि दूसरा ऑर्गेनिज्म खा पी के चट कर जाएगा और तुम मुंह देखते रह जाओगे। अगर खाना नहीं रहेगा पेट में तो क्या होगा, तुमको एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। यस, इसका एग्जांपल अभी अपन बात करेंगे कॉर्नेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब देखो कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, यहां पे क्या किया गया था, देखो एक रॉकी सी कोस्ट था स्कॉटलैंड में। ओके, द लार्जर कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर एक बार्निकल था, उसका नाम है बैलेनस था, जो कि किसको डोमिनेट कर रहा था बच्चों, इंटरटाइडल एरियाज को, उस जगह को डोमिनेट कर रहा था। कौन? बैलेनस। अच्छा, इसने किसको एक्सक्लूड करवा दिया बच्चों, स्मॉल बार्निकल थैमेलस को एक्सक्लूड करवा दिया उस जोन से। कहने का मतलब ये कि जो सुपीरियर स्पीशीज है ना वो आपका इंफीरियर को ना एलिमिनेट करवा सकता है, और अगर सुपीरियर अगर हट गया तो इंफीरियर अपने आप को ग्रो करवा देगा। एक दूसरा एग्जांपल भी इसके ऊपर भी आएगा, सेम बैलेंस और थैमेलस का पढ़ेंगे भी आगे। देखो इन जनरली अब हर्बीवोर्स हैं एंड प्लांट अपीयर्स टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड। क्या यही लोग हैं? देखो अब हर्बीवोर्स में अगर देखें तो एक ऐसे प्लांट, ऐसा एनिमल जो कि प्लांट को खाता है उसको अपन कहते हैं हर्बीवोर्स। और कार्निवोरस क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो हर्बीवोर्स और प्लांट ये सबसे ज्यादा तुम्हारे पास अफेक्ट होते हैं क्या? ये तुम्हारे सबसे ज्यादा आपके अफेक्ट होंगे कंपटीशन से, ओके, देन द कार्निवोरस। अब गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है जी? कहता है कि जब तुम्हारे पास दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हो, क्या दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, अगर कोई दो तुम्हारा रिलेटेड स्पीशीज अगर सेम रिसोर्स के लिए अगर एक ही जगह पे अगर लड़ रहा है तो हरदम तुम्हारा सुपीरियर जो है ना वो इंफीरियर को एलिमिनेट करवा देगा। ठीक है, इट स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली। कभी भी ये लोग साथ में नहीं रह सकते। जो कॉम्पिटिटिवली जो तुम्हारा इंफीरियर स्पीशीज है ना, वन विल बी एलिमिनेटेड, इंफीरियर तुम्हारा मर जाएगा। लेकिन यहीं पे मैक आर्थर का एक अलग प्रिंसिपल है जिसको हम लोग कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग कहते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जब तुम्हारे पास दो स्पीशीज कंपीट करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए और लग रहा है कि अब ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, ओके सुनो ध्यान सुनिएगा, क्या अगर दो स्पीशीज कंपीट कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, दे कुड अवॉइड अ कंपटीशन बाय चूजिंग द डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग। या तुम समय को बदल लो, या तुम खाना खाने का तरीका बदल लो, या तुम डिफरेंट फोरगेजिंग पैटर्न पकड़ लो। फॉर एग्जांपल जैसे क्या कि लायन और टाइगर अपने आप को क्या किया बच्चों, इन्होंने ये रिसोर्स पार्टीशनिंग करा दिया। क्या कि तू बड़े एनिमल को खाना, मैं छोटे एनिमल्स को खाऊंगा, एक ही जगह पे रहेंगे, हम लोग रहेंगे एक ही जगह पे, बट तू बड़े को खाना, मैं छोटे को खाऊंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल वार्बलर है ना। देखो he showed that a 5 closely related species of the warblers living on the same tree, एक ही ट्री पे रह रहे पांचों स्पीशीज वार्बलर के, ओके, वे एबल टू अवॉइड द कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट ड्यू टू द बिहेवियरल डिफरेंसेस। अब याद रखना ये कौन सा डिफरेंसेस है बच्चों, बिहेवियरल डिफरेंसेस इन देयर फोर गेजिंग पैटर्न, खाना खाने का तरीका ही बदल लिया। क्लियर है? क्या कंपटीशन में किसी को डाउट है? क्या कंपटीशन में किसी को भी डाउट है? ये पेपर में आपके आता ही आता है जी। चलो, क्या 64 में क्या दिक्कत है यार? 64 में कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या कहता है? मैं देखो फिर से डेफिनेशन को पढ़ रहा हूं। क्या A species whose distribution is restricted to a small geographical area, एक ऐसा स्पीशीज है जो कि बहुत ही कम जगह पर मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव, बिकॉज क्यों ये ज्यादा एक्सपांड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर स्पीशीज प्रेजेंट है। अगर एक्सपांड करेगा तो ये सुपीरियर को मार देगा, मार देगा। अब देखो क्या होगा जी, बट व्हेन अ सुपीरियर स्पीशीज इज रिमूव्ड, अगर सुपीरियर को अगर अपन ने रिमूव करवा दिया तो जो तुम्हारा दूसरा स्पीशीज है वो बहुत ड्रामेटिकली एक्सपांड करेगा। क्या देखो, वो इनके एरिया को कवर करवा लेगा। क्लियर है ये बात है? यस, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि इस चैप्टर के लिए तुमको अब जो मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा है उसको एक बार देखना पड़ेगा, बिना उसके समझ में नहीं आएगा जी। आ जाओ जी। इसके बाद है तुम्हारे पास पैरासाइटिज्म। अब पैरासाइटिज्म में भी एक का फायदा और एक का नुकसान। अब देखो, पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर्स अ फ्री लॉजिंग और मील्स। अब फॉर एग्जांपल जू है, जू तुम्हारे बाल में रहती है,
तो उसको दो फायदा मिल गया, क्या? रहने को घर मिल गया और खून चूसरे खाना मिल गया जी। लेकिन पैरासाइट बनना इतना आसान नहीं है। तो अगर तुमको पैरासाइट अगर बनना होगा, तुमको बहुत सारी चीज का त्याग करना पड़ेगा। देखो, पैरासाइट हैज टू इवॉल्व अ मैकेनिज्म टू काउंटर रिएक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विद द सेम होस्ट स्पीशीज। अगर उसको मेरे साथ अगर रहना पड़ेगा ना, उसको अपने अंदर बहुत सारी बदलाव करनी पड़ेगी, वरना वो मर जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। देखो, अब KCET में यहीं से तुम्हारे सवाल पूछा गया था, क्या? कि पैरासाइट को एक स्पेशल प्रकार का अडेप्टेशन करना पड़ता है। अब वो कैसे करेगा अडेप्टेशन? सबसे पहले जितने भी अननेसेसरी सेल्स ऑर्गन है ना, उसका लॉस करवाना पड़ेगा। इनके पास अधेसिव ऑर्गन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, क्या? जिसकी वजह से वो होस्ट से चिपके हुए रहेंगे। इसके बाद इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे पास खत्म हो जानी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। और इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करें, जिससे कि इनकी जो है क्या बच्चों, पॉपुलेशन ज्यादा रहे। अब सुनो, मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म्स द होस्ट। अब देखो, जितने भी पैरासाइट है वो होस्ट को हार्म करते हैं क्या बच्चों? नुकसान ही पहुंचाते हैं जी। अच्छा, दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट एंड रिड्यूस इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी। देखो, अब कोई भी अगर पैरासाइट अगर होस्ट के ऊपर अगर बहुत समय से है, तो क्या वो अल्टीमेटली होस्ट को नुकसान पहुंचाने वाला है? क्या वो उसको मारने वाला है? या तो खुद भी मरेगा, उसको ही मारेगा। अगर उसने एक ऑर्गेनिज्म को मार दिया, इसका मतलब उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई उस ऑर्गेनिज्म की। ओके, अब देखो, दो प्रकार के होस्ट होते हैं। एक होता है आपका एक्टोपैरासाइट। अब एक्टोपैरासाइट क्या होता है मुन्ना? जो तुम्हारे एक्सटर्नल सरफेस पर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करे। जैसे कि लीच हो गया ऑन ह्यूमंस, है ना, जू, टिक्स ऑन द डॉग, ओके, मराइन फिश एंड कोपोड्स एंड द कस्क्यूटा ऑन द हेज प्लांट। ये याद रखना, ये तुम्हारा एक्टोपैरासाइट है। इसके बाद यहां पे कस्क्यूटा का ना मॉडिफिकेशन आपको याद रखना। अब कस्क्यूटा तुम्हारे पास कैसा प्लांट है? ये पैरासाइटिक प्लांट है क्या? हम लोग बहुत जगह पर पढ़ते हैं, ये पैरासाइटिक प्लांट है। तो ये कैसा है पैरासाइटिक प्लांट, कैसे बना? इसने अपने क्लोरोफिल को लॉस करवा दिया है और अपने लीफ का लॉस करवा दिया है। ओके, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के दौरान क्लोरोफिल और लीव्स इन दोनों का इसमें लॉस हो चुका है जी। अच्छा, इट डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट बाय इट्स पैरासाइट्स। सक करके वहां से न्यूट्रिशन ड्राइव करता है जी। ओके, आ जाओ जी, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस, डाइजेस्टिव सिस्टम इसी के लिए खत्म करवा देता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा तो वो उसका साइज बढ़ेगा ना, अगर साइज बढ़ेगा तो वो जल्दी से नजर आ जाएगा, नजर आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलो जी, अगर नजर आ गया तो मर जाएगा, तो उसको भी बदलना है जी। आगे सुनते हैं, एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, अब एंडोपैरासाइट में क्या होता है? ये तुम्हारे होस्ट बॉडी के अंदर रहता है क्या? अलग अलग जगह पर, ये होस्ट बॉडी के अंदर रहेगा अलग अलग जगह पे जी। अब देखो, अगर बॉडी के अगर अंदर रहना है तो मेरे अंदर केमिकल है, एसिड है, उनसे तो सर्वाइव करना पड़ेगा ना। देखो, द लाइफ साइकिल ऑफ द एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। तो एंडोपैरासाइट का ना भाई लाइफ साइकिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? उसको अंदर रहना है, उसको बहुत सारी चीजों से बच के रहना है जी। देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड व्हाइल एम्फसाइजिंग द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। अंदर भी रहना है और इसको रिप्रोड्यूस भी बहुत तेजी से करना है, और उसका बच्चा पैदा हो वो भी जिंदा रहे, ये भी ध्यान देना चाहिए। आगे सुनो जी, अब एक होता है तुम्हारा ब्रूड पैरासाइटिज्म। यह ब्रूड पैरासाइटिज्म तुम्हारे पास क्या होता है? यहाँ पे जो तुम्हारी पैरासाइटिक बर्ड है ना, वो अपना अंडा किसी और के घोंसले में दे देगी और उसके अंडे को क्या करेगी जी, यूजुअली अल्टीमेटली गिरा देती है। और कोई और, जैसे कि इसमें तुम्हारा बेस्ट एग्जांपल है कोयल और तुम्हारे पास क्रो बर्ड। बिकॉज यहाँ पे होस्ट का अंडा एग्जैक्टली उसका साइज और कलर एकदम सेम होता है। क्लियर है? मतलब काऊ के जो क्रो का नेस्ट है उसमें जाके ना एक कोयल बर्ड अपना अंडा दे रही है और एक क्रो के अंडे को गिरा दे रही है। अब इन दोनों का अंडा जो है ना वो सिमिलर है तुम्हारे शेप, साइज में और कलर में। अब क्या रहा ना कि क्रो आके नरिशमेंट दे रही है कोयल के अंडे को, है ना, और फिर बाद में एक्चुअली में क्या हुआ जी, क्रो का तो नुकसान ही हो गया ना। तो एक प्रकार से ये भी तुम्हारा ब्रूड पैरासाइटिज्म कहलाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है जी। आ जाओ, अब कमेंसलिज्म में क्या था बच्चों? एक का फायदा, दूसरे का ना ही फायदा ना ही नुकसान। One species benefited and other is neither harmed and nor benefited. Best example is orchid growing as a epiphyte. Epiphyte का मतलब है कि ये तुम्हारे पास सिर्फ ग्रो कर रहा है फॉर द सपोर्ट ऑन द मैंगो ब्रांच। बार्निकल इज ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल। इसमें बार्निकल का फायदा है लेकिन वेल का कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। अब देखो, कैटल इग्रेट और ग्रेजिंग कैटल क्या जी? अब ग्रेजिंग कैटल क्या करेगी, अपना
मतलब कोई भी ये है, क्या कहते हैं अपने पास, गाय है या भैंस है, वो जब चरती है तो वो क्या करेगी जी, घास ऊपर उखाड़ देती है। जब वो घास ऊपर उखाड़ती है तो बहुत सारे इंसेक्ट जो घास के अंदर है वो बाहर निकल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ जी, जो तुम्हारे पास क्या कहते हैं इग्रिट है, जो कैटल इग्रिट्स है, वो तुम देखो तो उनके आगे पीछे ना व्हाइट कलर के बर्ड्स घूमते रहते हैं। क्यों? तो जैसे वो निकालेगी तो उसके इंसेक्ट जो है ना कैटल इग्रिट खा लेगी। आ जाओ जी। फिर सी एनिमोन एंड तुम्हारे क्लॉन फिश, ये भी तुम्हारे किसके एग्जांपल है बच्चों, कमेंसलिज्म के। अब सुनो, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बच्चों, दोनों का फायदा, दोनों का फायदा, बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर बेनिफिटेड। बेस्ट एग्जांपल इज लाइकेंस, लाइकेंस में तुम्हारे फंगस और अलगे, माइक्रोरिज्म में फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। कौन है इसका एग्जांपल, पाइनस, पाइनस इज द बेस्ट एग्जांपल। फिर तुम्हारा प्लांट एंड एनिमल और फिग एंड वास्प, तो ये तुम्हारे पास किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ द एनिमल, देखो प्लांट को ना एनिमल की मदद लगती है, क्यों, फॉर पॉलिनेशन, उनके फ्लावर को पॉलिनेट करने के लिए किसी प्रकार से प्लांट को है ना, प्लांट को एनिमल लगेंगे लगेंगे फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जिंग देयर सीड एंड प्लांट ऑफर रिवॉर्ड्स। अब प्लांट इन टर्न में क्या करता है, उस एनिमल को कुछ रिवॉर्ड देता है, किसके फॉर्म में, पोलन के फॉर्म में या तो नेक्टर्स के फॉर्म में, फॉर पॉलिनेटर्स एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट फॉर द सीड डिस्पर्जर। फायदा बहुत मिलता है देखो यहाँ पे किसको, एनिमल्स को। अब जो मेडिटेरियन तुम्हारी जो ऑर्किड्स हैं, ओफाइरिस, ये तुम्हारा सेक्सुअल डिसीड शो करती है, मतलब क्या, सूडो कपलेशन, वो तुम्हारे पास सूडो कपलेशन करवाती है। कैसे करवाती है जी, देखो जी, इसमें क्या होता है ना कि एक जो तुम्हारा पेटल होता है किसका, ऑर्किड फ्लावर का, एक पेटल जो है ना वो किसकी तरह बिहेव करेगा जी, फीमेल की तरह बिहेव करेगा, फीमेल बी की तरह बिहेव करता है। वन पेटल ऑफ द फ्लावर, ऑर्किड फ्लावर, bears as a uncanny resemblance of the female of the bee in the size, color and marking। ओके, अब क्या होगा जी, अब मेल जो तुम्हारे पास बी है वो बोलेगा ओ माय गॉड मेरी फीमेल पार्टनर है, चलो इसके पीछे। अब वो जाएगा, एक्चुअली में क्या रहता है, यहाँ पे फीमेल तो है ही नहीं, यहाँ पे कौन है, ऑर्किड ही है, तो ये पॉलिनेशन करवा दिया और इसको मजे भी नहीं मिले अपने। देखो लेकिन क्या प्रॉब्लम है ना, एक प्रॉब्लम इसका ये, अगर फीमेल बी में, इफ अ फीमेल बी कलर पैटर्न चेंजेस इवन स्लाइटली, अगर थोड़ा भी अगर कलर पैटर्न अगर बदले, थोड़ा भी अगर बदले, यस, आ जाओ जी, नहीं 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 नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में वैसा, ठीक है, चलो जी, आ जाओ। फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, तो पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस, इससे क्या होगा जी, पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मेल पार्टनर को पता है कि फीमेल का कलर क्या है। ओके, अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व, इस समय क्या करना पड़ेगा, उस जो ऑर्किड का जो पेटल है ना, ऑर्किड के पेटल को को इवॉल्व करना पड़ेगा टू मेंटेन द रिजेंबलेंस ऑफ इट्स पेटल टू दी फीमेल बी, उसको रिजेंबल करना पड़ेगा। क्या किसी को डाउट है यहां तक, क्या किसी को डाउट है यहां तक, बिल्कुल भी, क्या किसी को थोड़ा भी डाउट है यहां तक, बताओ यार। तुम्हारा ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है जी। ओके ठीक है, आ जाओ जी, शुरू करें हम लोग अभी इकोसिस्टम। लेट्स स्टार्ट विद द इकोसिस्टम। 10 से 15 मिनट लगेगा, सिर्फ 40 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे इकोसिस्टम में जो कि अपने को पढ़ना है बच्चों, सुनो जाए। टर्म इकोसिस्टम को किसने कॉइन किया था, एजी टेंसले ने कॉइन किया था। अब इकोसिस्टम तुम्हारा क्या होता है बच्चों, ये फंक्शनल यूनिट होता है क्या नेचर का, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटरैक्ट करते हैं अमॉन्ग देमसेल्फ एंड अलॉन्ग विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब बायोटिक बायोटिक इंटरैक्ट करेगा और बायोटिक अबायोटिक भी इंटरैक्ट करेंगे। हमारे पास दो कैटेगरी में इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया, एक होता है टेरिस्ट्रियल जिसमें तुम्हारे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट आएंगे, और एक होता है तुम्हारा एक्वाटिक। एक्वाटिक में तुम्हारे पास पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर और इस्चुरीज आते हैं, माउथ ऑफ सी या रिवर, इस्चुरीज को अपन कहते हैं। अब देखो मैनमेड इकोसिस्टम में तुम्हारा कौन आएगा बच्चों, क्रॉप फील्ड और तुम्हारा एक्वेरियम आता है। अब इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है तुम्हारे पास अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक को अपन कहते हैं बच्चों लिविंग कंपोनेंट, और अबायोटिक को अपन कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट। क्लियर? अब स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है यार, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है व्हेन देयर इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल्स। अब देखो जी, अब फॉरेस्ट तुम्हारे पास क्या है जी, एक जगह है क्या। अब फॉरेस्ट में तुमको अगर तुम देखोगे तो टॉप पे तुमको कौन मिलेगा, ट्री मिलेंगे हरदम।
उसके बाद तुमको श्रब मिलेगा, श्रब्स मिलेंगे सेकंड पे। उसके बाद आपको हर्ब्स और ग्रासेस मिलेंगे बॉटम एकदम नीचे, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक ही एरिया में वर्टिकल आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो ये लाइन बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। टॉप पे कौन आएगा, टॉप पे टॉल ट्रीज आएंगे, बॉटम पे कौन आएगा, तुम्हारे ग्रासेस और हर्ब्स आते हैं। ये पेपर में आपके आता है। अब इकोसिस्टम के कुल 4 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। एक होता है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और तुम्हारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये 4 चीज आपको देखने को मिलता है किसके अंदर जी, इकोसिस्टम के अंदर। आइए, अब जो पॉन्ड होता है बच्चों, पॉन्ड तुम्हारे पास सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है क्या, जिसको अपन शैलो वाटर बॉडीज भी कहते हैं, जो इकोसिस्टम को आराम से समझा सकता है। हमने इकोसिस्टम को इसी के ऊपर समझा था। क्या, देखो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट तुम्हारे पॉन्ड्स में कौन कौन होते हैं। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट क्या, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, कुछ अलगे हो जाएंगे, फ्लोटिंग, सबमर्ज और मार्जिनल प्लांट्स आपको मिलेंगे एजेस पर। ये तुम्हारे कौन होंगे, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट होंगे। कंज्यूमर कौन कौन होगा यहाँ पे, ज़ूप्लैंक्टन होगा, फ्री स्विमिंग, बॉटम ड्विलिंग, और ये सारे तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे जी, हेटरोट्रॉफिक हो जाएंगे या कंज्यूमर हो जाएंगे। डीकंपोजर्स में कौन आएगा जी, बैक्टीरियल, वायरस और तुम्हारा फ्लैजिलेट्स। अब ये सारे सारे क्या, बायोटिक है, अबायोटिक फैक्टर्स है। ये तुम्हारे बायोटिक हैं। अब यहां पे तुम्हारा अबायोटिक कौन होगा, वाटर और तुम्हारा सन, ठीक है। इसका मतलब क्या, बायोटिक और अबायोटिक आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या। तो पॉन्ड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इकोसिस्टम समझाने के लिए आप कह सकते हो जी, ठीक है। अब देखो एक बात आप हरदम ध्यान रखना कि देयर इज ऑलवेज अ यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी हरदम एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, हायर ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल की ओर, हायर से लोअर के ओर। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, प्लांट के पास होगी। ओके, मतलब क्या, और जो तुम्हारे पास ऑटोट्रॉफिक, जो तुम्हारे पास प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, और जो तुम्हारे पास कंज्यूमर है या डीकंपोजर्स हैं, उनके पास बहुत ही लेस एनर्जी होती है। क्लियर। अब सुनो यार, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में, प्रोडक्टिविटी क्या होता है। देखो 2 प्रकार की तुम्हारी प्रोडक्शन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा कितना खाना बनाया। हेलो, क्या बोल रहा हूं, प्लांट फोटोसिंथेसिस द्वारा कितना खाना बनाया, इसे कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। देखो, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कितने समय में, कितने एरिया में, एक समय में कितना प्लांट ने फोटोसिंथेसिस खाना बनाया, उसको अपन कहते हैं बच्चों क्या, प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं जी। अब देखो जी, इसको हम लोग ग्राम -2 में लिखते हैं, पर -2, या एनर्जी के टर्म में भी उसको लिख सकते हैं जी। अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। हेलो, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ दी, ये क्या कहते हैं, एनर्जी के टर्म में भी और तुम्हारे ग्राम के टर्म में भी इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब 2 प्रकार की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, होती है तुम्हारी ग्रोस और एक होती है तुम्हारे पास क्या, नेट। ग्रोस का मतलब होता है कि टोटल कितना तुम्हारे पास बना है फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, टोटल। और नेट का मतलब क्या होगा, नेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कितना बायोमास अभी अवेलेबल है फॉर कंजम्पशन टू द हेटरोट्रॉफ्स। नेट का मतलब होता है कि कितना बायोमास भाई कंज्यूमर ले सकता है, मतलब हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, वो एनपीपी हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी तुम्हारे पास एनपीपी का, जीपीपी माइनस आर। आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन लॉस। अब मेरी बात सुनोगा, सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि डीकंपोजर्स या कंज्यूमर्स ने कितना प्रोडक्शन किया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। याद रहेगा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना तुम्हारे पास खाना बना है फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट ने बनाया, उसे कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन। सेकेंडरी का मतलब क्या होगा कि कंज्यूमर्स ने कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया है, ठीक है। जीपीपी का मतलब होता है कि टोटल कितना खाना बना है फोटोसिंथेसिस से। एनपीपी का मतलब होता है कि कितना खाना बचा हुआ है जो कि कंज्यूमर के पास जा रहा है। नीट में हर साल ये आता है सवाल। आ जाओ जी, अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, मतलब प्लांट कितना खाना बनाएगा, वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि प्लांट स्पीशीज कौन से एरिया में है,
वहां पे सनलाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है, अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी बाय ऑफ द प्लांट, प्लांट कितना फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है, वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उस पर भी डिपेंड करता है। अब देखो जी, जो एनुअल जो तुम्हारा एनपीपी, देखो हम लोग कभी भी ना एनपीपी ही निकालते, जीपीपी कभी भी नहीं दिखेंगे, क्यों? क्योंकि हरदम है ना कुछ अमाउंट में जो एनर्जी है ना वो कंज्यूमर्स यूज कर लेते हैं। तो आपका जो एनुअल एनपीपी होता है पूरे बायोस्फीयर का, वो अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन होता है क्या? लेकिन लेकिन ओशन का प्रोडक्टिविटी सबसे कम है, ओनली 55 बिलियन टन, क्योंकि इसने तो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई किया ना भाई, मैक्सिमम एरिया तुम्हारे ओशंस ने ऑक्यूपाई किया और उनका प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 बिलियन टन है। ठीक है, अब देखो फिर सेकंड तुम्हारे पास क्या था बच्चों, डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब देखो, अब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं तो मेरे अंदर कौन सा मैटर रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर रहेगा ना। अगर मैं मर गया तो अब मेरे जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अपन डीकंपोजिशन कहेंगे। ओके, यस, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द इनऑर्गेनिक मैटर। जी, अब डेट्राइटस क्या होता है? जो भी तुम्हारा डेड रिमेन्स होता है प्लांट और एनिमल्स का, उसे अपन डेट्राइटस कहते हैं। ये डेट्राइटस तुम्हारा रॉ मटेरियल होता है, किसके लिए बच्चों? डीकंपोजिशन के लिए। डीकंपोजिशन के लिए रॉ मटेरियल्स को अपन डेट्राइटस कहते हैं। अब देखो जी, ये स्टेप तुम्हारे पेपर में आ सकता है। कौन कौन से स्टेप्स है बच्चों? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और तुम्हारा मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन में अपन क्या करेंगे, डेट्राइटस को अपन तोड़ते हैं सिंपल पार्टिकल्स में। लीचिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रहेंगे ना किसके अंदर, डेट्राइटस के अंदर, वो तुम्हारे सॉइल होराइजन में चले जाएंगे एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट। ठीक है, डेट्राइटस में जितने भी तुम्हारे पास ये रहेंगे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट रहेंगे वो होराइजन में चले जाएंगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम जो हैं वो डेट्राइटस को तोड़ेंगे किसके अंदर, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस विच इज कॉल्ड ह्यूमस। और जो ह्यूमस होता है वो तुम्हारा हाईली रेजिस्टेंट होता है किससे, माइक्रोबियल एक्शन से, सभी लोगों को पता है। और लास्ट में मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ह्यूमंस नहीं, ह्यूमस है, जो ह्यूमस है वो और टूटेगा और तुम्हारे पास रिलीज कर देगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को। इसका मतलब क्या हो गया, हमने ऑर्गेनिक मैटर में से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को निकाल लिया क्या? हमने निकाल दिया जी। यस, आगे क्या सुनो। अब ह्यूमस क्या होता है, ये डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस है बच्चों, ये हाईली रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन से, इनका डीकॉम्पोजिशन बहुत स्लोली होता है, कोलॉइडल इन नेचर, और ये न्यूट्रिएंट रिजर्वर है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट रिजर्व रहता है। अच्छा, अब देखो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकॉम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। मतलब क्या, ये तुम्हारा एरियोबिक होगा। डीकॉम्पोजिशन आपका एनारोबिक कभी नहीं होता, ये आपका एरियोबिक होता है जी। अब जो रेट है डीकॉम्पोजिशन का वो डिपेंड करता है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द डेट्राइटस, कि डेट्राइटस का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा और क्लाइमेटिक फैक्टर कैसा है, उस पर तुम्हारा डिपेंड करता है रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन। अब डीकॉम्पोजिशन का रेट तुम्हारा स्लोअर कब होगा, जब डेट्राइटस किस में रिच हो, लिग्निन और काइटिन में रिच हो। और बहुत तेजी से कब होगा, इफ डेट्राइटस इज रिच इन द नाइट्रोजन वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक दी शुगर। अगर इसमें रिच है तो बहुत तेजी से तुम्हारे पास ब्रेकडाउन चलेगा, अगर लिग्निन और काइटिन रहेगा तो बहुत धीरे धीरे चलेगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे पास क्लाइमेटिक फैक्टर जो कि रेगुलेट करे डीकॉम्पोजिशन को, वो कौन सा फैक्टर है तुम्हारा, टेम्परेचर और तुम्हारा सॉइल मॉइस्चर। इस पर भी तुम्हारा रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन है ना वो आपका डिपेंड करता है बच्चों। यस, हाँ कह सकते हो, आ जाओ जी। अब डीकॉम्पोजिशन कब फेवर होगा जी, जब तुम्हारा वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट रहे, तो ये जल्दी जल्दी होगा। अब सुनो, अगर टेम्परेचर अगर लो रहेगा, अगर एनिरोबिक कंडीशन रहेगा, तो ये डीकॉम्पोजिशन को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, एंड बिल्ड अप द ऑर्गेनिक मटेरियल। टूटेगा नहीं, इनऑर्गेनिक ना बनके ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाएगा, क्योंकि ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है, टेम्परेचर लो है और एनिरोबिक कंडीशन है। हर एक पॉइंट में तुम्हारे पास क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि सीट से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ओके, यस, चलो। अब जो तुम्हारा एनर्जी का फ्लो, थर्ड है तुम्हारा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, यहां तक किसी को डाउट है?
याद कर लेना बच्चों, ये तुम्हारे पास फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, मिनरलाइजेशन और तुम्हारा ह्यूमिफिकेशन और तुम्हारा मिनरलाइजेशन, ये स्टेप याद कर लेना, ये तुम्हारे पेपर में जरूर आ सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं अभी। एनर्जी फ्लो, हरदम जो एनर्जी का फ्लो होगा बच्चों वो तुम्हारा यूनिडायरेक्शनली होता है क्या? एक ही डायरेक्शन में होता है। आपको पता है कि जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है लेस देन उसमें से 50% तुम्हारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है क्या, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल है। अब इस 50% में से भी सिर्फ 2 से 10% प्लांट कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। करता है जी, करता है, यस। आप समझिए जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो सारे के सारे तुम्हारे ऑटोट्रॉफ्स होंगे, जैसे ग्रीन प्लांट। ये क्या करते हैं बच्चों, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होता है ये तुम्हारे मेजर ऑटोट्रॉफ्स हैं क्या? याद रखना, कौन? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अब डीकंपोजर्स क्या करते हैं बच्चों? डीकंपोजर्स ये डिकंपोज कर देंगे डेड बॉडीज को ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। जितने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होते हैं उनकी डेड बॉडी को डिकंपोज का काम कौन करेगा? डिकंपोजर करेगा। मेनली इसमें बैक्टीरिया और फंगस आते हैं क्या? कैसे कंटेन करते हैं? तो बैक्टीरिया कुछ एंजाइम रिलीज करता है और वो उसको डिकम्पोज कर देगा, और जो भी तुम्हारा डिकम्पोज पार्ट है वो तुम्हारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा सॉइल के द्वारा। अब अगला जो 2 पॉइंट है 34 और तुम्हारा जो 35 है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेजर एनर्जी का कॉन्ड्यूक्ट कौन है? ग्रेजिंग फूड चेन। ये मेजर कॉन्ड्यूक्ट है एनर्जी फ्लो का। वहीं पर जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो का जो मेजर कॉन्ड्यूक्ट है वो तुम्हारा डीएफसी होता है, डेट्राइटस फूड चेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि याद रखना क्या कि एक्वाटिक में तुम्हारे पास जीएफसी तुम्हारा मेजर कॉन्ड्यूक्ट है और टेरिस्ट्रियल में तुम्हारे पास कौन है बच्चों? डीएफसी तुम्हारा मेजर कॉन्ड्यूक्ट है। ये पेपर में आता है जी। ओके ठीक है। हाँ, जो कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है ना। आगे की ओर समझते हैं। अब ट्रॉफिकल लेवल को देख लो यार। सबसे पहले तुम्हारे प्राइमरी प्रोड्यूसर आएंगे क्या, जो कि तुम्हारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स एक्वाटिक में। ओके, और ग्रास और ट्री तुम्हारे पास कहां पे होंगे जी बच्चों? टेरिस्ट्रियल में। फिर प्राइमरी कंज्यूमर जिनको हम लोग क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स कहते हैं, जो कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आता है। जू प्लैंक्टन आ जाएगा आपके एक्वाटिक में, और ग्रास होपर और काउ जो आएगा वो टेरिस्ट्रियल में आएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो तुम्हारा कार्निवोरस है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में। इसमें तुम्हारे बर्ड, फिशेस और वुल्फ आ जाएंगे। और टर्शरी कंज्यूमर जो है ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, तुम्हारा टॉप कार्निवोर है। इसमें तुम्हारे मैन और लायन आएंगे। क्लियर है? ठीक है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना जी। ओके आइए जी। हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं जी। अब देखो एक फूड चेन का कौन कौन सा फीचर होता है। एक फूड चेन में हरदम जो फ्लो ऑफ एनर्जी होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा क्या? एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है। 10% एनर्जी से ट्रांसफर होता है तुम्हारे पास अगले ट्रॉफिक लेवल में। और डीकंपोजिशन को कभी फूड चेन में रखा ही नहीं गया। ये सबसे बड़ी गलती थी इनकी। अब फूड वेब जो होता है वो बहुत सारे फूड चेन से मिलकर बनता है क्या? ये तुम्हारा स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है। जो फूड वेब है वो बहुत सारे फूड चेन से मिलकर बनता है जी। अब हम बात करेंगे बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। देखो जो भी तुम्हारे ट्रॉफिकल लेवल होते हैं, ट्रॉफिकल लेवल रिप्रेजेंट द फंक्शन लेवल बट नॉट द स्पीशीज लेवल। ये तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। क्या कि जो भी तुम्हारा ट्रॉफिक लेवल होता है वो तुम्हारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? तुम्हारे वो रिप्रेजेंट करेगा फंक्शनल लेवल को, ना ही कि आपके स्पीशीज के लेवल को। एक गिवन स्पीशीज एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है सेम इकोसिस्टम में। ठीक है। बेस्ट एग्जांपल कौन है? स्पैरो हो गया, मैन हो गया। स्पैरो तुम्हारा क्या जी? हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी है। मैन तुम्हारा हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी है। सेम ही इकोसिस्टम में एक से अधिक ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है हैबिटेट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम में सारे जो पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी और बायोमास, ये सारे सारे क्या होते हैं बच्चों? अपराइट होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि तुम्हारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास सी में क्या होगा? ये जनरली तुम्हारा इन्वर्टेड होगा। ये पीवाई क्यू है बच्चों। और नंबर ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट इज इन्वर्टेड, बिकॉज यहाँ पे प्रोड्यूसर एक ही है और कंज्यूमर बहुत सारे हैं। लेकिन हरदम आप याद रखना कि एनर्जी, हरदम एनर्जी का पिरामिड कैसा रहेगा? अपराइट रहेगा। एनर्जी ऑलवेज अपराइट एंड नेवर बी इन्वर्टेड। ये भी तुम्हारा पीवाईक्यूज रह चुका है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या क्या लिमिटेशन है? हम लोग पिरामिड कभी भी उस ऑर्गेनिज्म का नहीं बनाते हैं सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू द मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। इनको हम लोग कभी भी लेते नहीं है। ओके, यहाँ पे फूड वेब कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया
और सेप्रोफाइट को जगह बिल्कुल भी नहीं दिया गया। अब स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? हर एक ट्रॉफिक लेवल में कुछ मास ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है। मतलब क्या? फर्स्ट, सेकंड, टर्शरी और क्वाटरनरी, चारों ट्रॉफिक लेवल में कुछ मास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट है क्या? ओके, एक पर्टिकुलर टाइम में, इसी को अपन कहते हैं बच्चों क्या? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। क्या? एक पर्टिकुलर टाइम पे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कुछ जो लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उसी को अपन कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं जी। ओके, यस, मजा आ गया जी। चलो इसके बाद समझिए। अब इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? इट इज मेजर्ड एज द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें तुम्हारा, इसको अपन बायोमास कहते हैं। फ्रेश वेट और ड्राई वेट दोनों लेते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होगा जी? मोस्ट एक्यूरेट तुम्हारा ड्राई वेट इज अ मोस्ट एक्यूरेट। क्लियर है? यस। अब मुझे बताओ स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? मैंने तुमको स्टैंडिंग क्रॉप बताया। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है? हर एक ट्रॉफिक लेवल के पास कुछ मास ऑफ लिविंग मटेरियल रहता है। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? मुझे इसका जवाब तुम कमेंट में देना, मैं आपको फिर बाद में बताता हूँ। पहले तुम ट्राई करो, तुमको याद है क्या स्टैंडिंग स्टेट? इसके बाद सुनो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्टैंडिंग स्टेट का मतलब ये कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तुम्हारे पास पर्टिकुलर टाइम में, उसी को अपन कहते हैं बच्चों क्या? स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। कितना अमाउंट में तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। क्लियर है? चलो आगे आगे की ओर बढ़ो। लास्ट चैप्टर है, खत्म करते हैं इसको। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। 68 इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारी एनसीईआरटी में से, और ये चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुआ है, और इससे सवाल बहुत सारे बनेंगे। आ जाओ देखो बच्चों, बायोडाइवर्सिटी ये जो टर्म है इसको पॉपुलराइज किसने किया था? एक सोशियो बायोलॉजिस्ट ने किया था, उसका नाम था एडवर्ड विल्सन। ही डिस्क्राइब दैट द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जो डेफिनेशन दिया था ना, उसमें उन्होंने सारे डाइवर्सिटी को लिया था। कौन कौन से? जेनेटिक लेवल को, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब राउवॉल्फिया वॉमिटोरिया जो है, ये तुम्हारा एक मेडिसिनल प्लांट है क्या? ये कहां पर ग्रो करता है बच्चों? हिमालयन रेंजेस में ग्रो करता है। इसमें आपको एक केमिकल मिलता है, उसका नाम है रेसरपाइन, जो बीपी को कंट्रोल करता है। ये कौन से लेवल ऑफ डाइवर्सिटी को शो कर रहा है? जेनेटिक या स्पीशीज? बताइए, राउवॉल्फिया वॉमिटोरिया किस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी को शो करता है? बताओ, राउवॉल्फिया वॉमिटोरिया स्पीशीज या तुम्हारे पास जेनेटिक? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करता है। गलती मत करना, एग्जामिनर पूछ सकता है ये भी सवाल। अब देखो, इंडिया हैज मोर देन 50,000 ऑफ द जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। वेराइटी ने स्ट्रेन बोला हुआ है, और 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा तुमको एम्फीबियन स्पीशीज देखने को मिल रहा है क्या देन द ईस्टर्न घाट्स? अब देखो, एट इकोसिस्टम लेवल पे अगर हम बात करेंगे, इकोसिस्टम लेवल पे, तो इंडिया विद इट्स डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड इशूचरीज, अल्पाइन मिडोज हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम। हम लोग ट्रॉफिक्स में आते हैं क्या? बिकॉज बहुत ज्यादा यहाँ पे तुमको वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता नहीं है जी। ओके, डाइवर्सिटी दैन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लाइक इन नॉर्वे, ये वो कंट्रीज होती है जहाँ पे तुम्हारे पास एकदम कोल्ड कंडीशन रहता है। नॉर्वे हो गया, वो रशिया के कुछ हिस्से आ जाते हैं इसके अंदर। ओके, पोलर रीजन एक्चुअली तुम इसको कह सकते हो जी, जो पोल्स के करीब करीब में। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है क्या अपना? अब मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट। मोर देन बोला हुआ है इसने बच्चों, इसने यहां पे मोर देन बोला हुआ है। ठीक है, याद रखना, 20,000 नहीं बोला है, मोर देन 20,000 बोला हुआ है। इसके बाद 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स है। यस, इसके बाद 28,000 स्पीशीज ऑफ फिश, और तुम्हारे नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड देखने को मिलता है। अब बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इज नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न्स। अभी लोग जागरूक हो रहे हैं क्या भाई, बायोडाइवर्सिटी को बचाओ, इसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना अगर ये नहीं रहेगा हम भी नहीं रहेंगे। टोटल स्पीशीज इसको भी आइडेंटिफाई किया गया IUCN ने 1.5 मिलियन। रॉबर्ट मे के एस्टिमेट है 7 मिलियन, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा एस्टिमेशन बनाया कि भैया 20 से 50 मिलियन हो सकते हैं। अब IUCN का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन द टेम्परेट। देखो,
टेम्परेट रीजन में तुम्हारे पास जो स्पेशीज इन्वेंटरीज है वो कंप्लीट हो गई है क्या? क्यों कंप्लीट हो गई है? बिकॉज यहाँ पे लेस स्पेशीज है देन इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिक्स में भाई स्पेशीज बहुत ज्यादा है ना, तुम अगर स्पेशीज इन्वेंटरी अगर बनाने भी जाओगे इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। तो ये लाइन ध्यान रखना कि कहां पे तुम्हारा हो चुका है स्पेशीज इन्वेंटरी, तो टेम्परेट रीजन में हो चुका है बिकॉज नंबर ऑफ स्पेशीज यहाँ पे कम है। ट्रॉपिकल रीजन में आज भी तुम्हारे पास क्या हुआ जी, स्पेशीज इन्वेंटरी नहीं बना है। स्पेशीज इन्वेंटरी का मतलब होता है कि उस एरिया में कितने स्पेशीज मिलते हैं। ओके यस, ये बात को ध्यान रखना जी। इसके बाद सुनो, टोटल स्पीशीज में से 70% तुम्हारे एनिमल्स हैं क्या, और एनिमल्स में से भी 70% तुम्हारे इंसेक्ट्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है जी। अब देखो, प्लांट इंक्लूडिंग द अलगे, फंगस, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कंप्राइजेस नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। ये सब मिला के तुम्हारे 22% भी ठीक से नहीं है। फंगस सबसे अधिक है। अब सुनो, यहां पे तुमको प्रॉपर्ली दिख रहा है बच्चों, ये इनवर्टिब्रेट का, ये वर्टिब्रेट्स का और ये प्लांट का है। इनवर्टिब्रेट में इंसेक्ट सबसे अधिक है क्या? हर 10 एनिमल में से, एक सेकंड रुकना, हर 10 एनिमल में से, ये पता नहीं क्या हो रहा है यार, एक सेकंड दीजिएगा। एवरी 10 एनिमल 7 तुम्हारे इंसेक्ट ही होते हैं क्या? उसके बाद तुम्हारा कौन आएगा बच्चों? क्रस्टेशियंस, अदर एनिमल ग्रुप। इसके बाद तुम्हारा मॉल्यूस्कन्स और उसके बाद क्रस्टेशियंस। इसके बाद वर्टिब्रेट्स में फिश सबसे अधिक होती है क्या? फिश। इसके बाद तुम्हारी रेप्टाइल्स, देन सॉरी बर्ड, देन रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और उसके बाद मैमल्स। और प्लांट में सबसे अधिक है तुम्हारे फंगस, देन आपकी एंजियोस्पर्म। तो ये तुमको ध्यान से पढ़ के जाना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे कर बढ़ो। अब देखो, द नंबर ऑफ फंगस स्पीशीज ऑक्यूपाइज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ द फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड मैमल्स। अब ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ सकता है। अगर मैं इनको अगर कंबाइन कर दूं तो भी तुम्हारे जो फंगस की स्पीशीज है वो ज्यादा है, इतने कंबाइन करूंगा तो भी फंगस की स्पीशीज तुम्हारी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा। दिस एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर द प्रोकैरियोट्स। क्या यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के बारे में हम कभी पता कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं पता कर सकते हैं? क्योंकि ये सब जो आपने एस्टिमेट किया है ना, वो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक स्टडीज को यूज किया हमने। देखो लिखा है ना कि कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक स्टडीज आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द माइक्रोबियल स्पीशीज। वो सुटेबल नहीं है तुम्हारे माइक्रोब्स को पता करने के लिए, एंड मेनी स्पीशीज विच आर नॉट कल्चरेबल अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन। तो कन्वेंशनल जो तुम्हारे पास टेक्सोनॉमिक मेथड है, इसमें तुम प्रोकैरियोट को कभी भी क्लासिफाई नहीं कर सकते हो। ये असर्शन रीजन का सवाल बन सकता है बच्चों। अच्छा, बाय बायोकेमिकल्स और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया वी आइडेंटिफाई द मिलियन ऑफ स्पीशीज। हमने बहुत सारे प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को केमिकल और मॉलिक्यूलर मेथड से ढूंढा है। कैसे? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्टेन ही नहीं होते हैं, स्टेन कर करके उनको देखा गया जी। यस, ठीक है। अब आगे क्या सुनो जी, इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। देखो कितना कम लैंड एरिया है पूरी दुनिया का, लेकिन ग्लोबल हम लोग कितना स्पेशीज शेयर करते हैं, कितने क्या कहते हैं, एरिया शेयर करते हैं जिसमें स्पेशीज आती हैं, वो 8.1% है। इंडिया तुम्हारा वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है क्या पूरी दुनिया में। इंडिया के पास, इंडिया हैज नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट, और इसके डबल तुम्हारे पास एनिमल है, मतलब 90,000 तुम्हारा एनिमल्स है। रिकॉर्ड अभी तक किया गया है जी। अब आपको लैटिट्यूडनल कुछ ग्रेडियंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि इक्वेटर में क्या होता है, एट इक्वेटर टू पोल अगर तुम जाओगे, अगर तुम इक्वेटर से अगर तुम पोल में जाते हो तो तुम्हारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेंगे या कम होंगे? तो नंबर ऑफ स्पीशीज तुम्हारे कम होंगे, पोल्स पे कम है यार। ओके, और ट्रॉपिक्स और टेम्परेट में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा स्पीशीज मिलेंगे और टेम्परेट में कम मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इक्वेटर से अगर तुम पोल की ओर जाओगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज घटेंगे, ट्रॉपिक्स में हरदम स्पीशीज ज्यादा मिलेंगे और टेम्परेट में कम मिलते हैं जी। देखो कोलंबिया तुम्हारा इक्वेटर के पास आता है, तो यहाँ पे तुम्हारे 1400 स्पीशीज मिल रहे हैं बर्ड के। न्यूयॉर्क तुम्हारा 41 डिग्री नॉर्थ में आ रहा है, सिर्फ 105 स्पीशीज मिल रहे हैं बर्ड के। लेकिन ग्रीनलैंड तुम्हारा 71 डिग्री नॉर्थ में आ रहा है, मतलब क्या, ये तुम्हारा और पोल्स के बगल है, तो सिर्फ 86 स्पीशीज मिल रहा है बर्ड के। और इंडिया में तुमको 1200 स्पीशीज मिल रहा है बर्ड के, बिकॉज ये ट्रॉपिक्स में आता है। अब a forest in the tropical region like the equator has up to the 10 times as many species of the vascular plant
एज अ फॉरेस्ट ऑफ द इक्वल एरियाज एज अ टेम्परेचर। मतलब क्या, ट्रॉपिक रीजन में तुमको 10 गुना ज्यादा प्लांट मिलेंगे क्या देन द टेम्परेट रीजन, ठीक है, लाइक मिड वेस्ट ऑफ द यूएसए। कॉमन सी बात है ना यार, इसमें रटना मत। ट्रॉपिक्स में हरदम तुम्हारे प्लांट ज्यादा मिलेंगे टेम्परेट से, क्योंकि टेम्परेट में हैबिटेट उतना अच्छा नहीं है। देखो अमेजॉन जो रेन फॉरेस्ट है जो कि तुम्हारा साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। प्लांट मोर देन 40,000, फिशेस 3,000, बर्ड 1,300, मैमल्स और एम्फीबियंस 427, रेप्टाइल्स 378 एंड 1,25,000 तुम्हारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ये डेटा आपको याद करना है, ठीक है। अब सुनो जी, साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दिस रेन फॉरेस्ट एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज इज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। क्या बोला गया है कि इस आपका अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में ना और 2 मिलियन अभी इंसेक्ट की स्पीशीज हो सकती हैं जिनको डिस्कवर नहीं किया है। अब इतना खास बनाता क्या है ट्रॉपिक्स को? भाई ट्रॉपिक्स में इतना ज्यादा तुमको क्या कहते हैं डाइवर्सिटी देखने क्यों मिल रहा है? क्यों देखने को मिल रहा है? इसके 3 कारण है। पहला कारण क्या है बच्चों? ओके, ग्रीनलैंड में तुम्हारे 86 है कि 56 है? 56 है क्या? फिर टाइपिंग कर लोगे। एक सेकंड यार, एक सेकंड मेरे को भी लग रहा था। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं बड़ी चेक कर लूं। ग्रीनलैंड में 56 है ना? 56 है। एक सेकंड रुक जाओ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, ग्रीनलैंड में तुम्हारे पास 56 स्पीशीज मिलने, 86 नहीं, 56 स्पीशीज आपको मिलेंगे। चलो यार, ठीक है, तो ये पॉइंट अभी याद रखना, इसको अपडेट कर देंगे अभी अपन। ओके, 56 स्पीशीज आपको ग्रीनलैंड में देखने को मिलती है। हाँ, आगे कर बढ़ो यार, थैंक यू बताने के लिए। ये मेरे को लग रहा है हाँ 56 स्पीशीज है। अब भाई ट्रॉपिक्स के लिए इतना खास क्या है, स्पेशल क्या है? देखो, ट्रॉपिकल एटीट्यूड्स हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर। इसको किसी ने डिस्टर्ब ही नहीं किया ट्रॉपिक्स को, तो कॉमन सी बात है कि हैबिटेट यहाँ पे ज्यादा रहेंगे जी, ठीक है। ओके, यहाँ पे ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस एंड मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल एज कंपेयर टू द टेम्परेट। टेम्परेट में भैया टेम्परेचर तुम्हारा स्टेबल नहीं रहता है जी। मोर सोलर एनर्जी मिलता है ट्रॉपिक्स को, और सो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा तो डाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगा जी। अब देखो जी, स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग अ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। मोर देन 1500 या 15,000 जो है वो एक्सटिंक्शन के थ्रेट पे हैं जी। देखो प्रेजेंटली 12% तुम्हारे सारे बर्ड्स, 23% मैमल्स, 32% तुम्हारे ऑल एम्फीबियंस ये वल्नरेबल है कि एक्सटिंक्शन के लिए, और 31% तुम्हारे जिम्नोस्पर्म्स। ध्यान रखना एक बारी। अच्छा, इकोलॉजिस्ट ने ये वार्न किया है कि अगर अभी जिस तरीके से तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस चल रहा है, अगर ये चलता रहा ना, half of the all the species on the earth will be wiped out within the next 100 year। अगले 100 सालों में ना भैया पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलो अब देखो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लीड टू, इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, अगर बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस हो गई तो प्लांट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अच्छा, लोअर रेजिस्टेंट टू द एनवायरमेंटल पर्टिवेशन। मतलब क्या? जिससे मेंटल का मतलब क्या होता है? जिसका स्टेट ऑफ माइंड कभी सेम नहीं रहता है। तो पर्टिवेशन का मतलब होता है कि सेम तुम्हारा स्टेट ऑफ एनवायरमेंट सेम नहीं रहेगा, वो कभी बदल सकता है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन द सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट डिजीज साइकिल। तो साइकिल्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा अगर तुम्हारे पास बायोडाइवर्सिटी अगर लॉस होती है तो। अब क्या क्या कारण है तुम्हारे पास भाई बायोडाइवर्सिटी के लॉस के? इसको अपन कहते हैं इवल क्वार्टर। 4 कारण है। पहला है तुम्हारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज का इन्वेजन, और तुम्हारा को एक्सटिंक्शन। ये 4 कारण है तुम्हारे। अब सुनो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग 14% ऑफ अर्थ लैंड एरिया, अभी वो कितना कवर कर रहा है? लेस देन, नो मोर देन, मतलब लेस देन 6% अभी कवर कर रहा है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो कि लंग्स है तुम्हारा प्लांट का, प्लैनेट अर्थ का, ये तुम्हारा 20% टोटल ऑक्सीजन अर्थ का अकेले प्रोड्यूस करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को काट रहे हैं। देखो, मिलियन ऑफ स्पीशीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग द सोयाबीन्स एंड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द ग्रासलैंड फॉर रेजिंग द बीफ कैटल्स। तो हम लोग अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को भी कट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? जो तुम्हारे पास ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा फिर। Yes, अब सुनो यार, mammals and birds requiring a large territories and certain animals with the migratory habitats are badly affected, leading to the population decline। अब देखो, कभी कभी कहता है कि जंगलों के बीच में रोड बना देते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए बहुत बड़ा जगह चाहिए। अगर तुमने रोड बना दिया तो ये ऑर्गेनिज्म माइग्रेट नहीं कर पाएंगे ठीक से,
इससे पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। मेनी स्पीशीज एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर्स ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस लाइक स्टीलर सी काउ एक्सटिंक्ट हो गया, पैसेंजर काउ स्टीलर सी काउ हो गया, इसके बाद पैसेंजर पिगन हो गया। बहुत सारे स्पीशीज तुम्हारे एक्सटिंक्ट हो गए लास्ट 500 ईयर में। भी अपन देखेंगे कौन कौन से वो स्पीशीज है। अब नील पर्च जब इंट्रोड्यूस कराया गया था लेक विक्टोरिया में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है, इसने क्या किया था बच्चों, मोर देन 200 जो स्पीशीज है तुम्हारे काइचाइल्ड फिश की लेक में, उसको एक्सटिंक्ट करा दिया। किसने? नील पर्च ने। तो इसका भी तो खतरा है तुम्हारे पास प्रेडिएटर का। अब इन्वेजन वीड स्पीशीज जैसे कि कैरोड्रास, पार्थेनियम या लेंटाना या वाटर हाइकिंथिकर्निया, क्या ये सब तुम्हारे पास कहीं ना कहीं पॉपुलेशन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए अफेक्ट करते हैं क्या? ये सब ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस कराते हैं। अब जैसे कि देखो अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस, इसको इलीगली इंट्रोड्यूस करवाया गया था फॉर एक्वाकल्चर पर्पस। लेकिन इसने क्या किया भैया, हमारे पास इंडिजिनस जो कैटफिश है ना वो तुम्हारे पास क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। इसकी वजह से, किसकी वजह से? क्लेरियस गैरीपाइनस की वजह से, अफ्रीकन कैटफिश की वजह से इंडिजिनस जो कैटफिश थी वो तुम्हारी इफेक्ट हो गई। अब देखो कॉलोनाइजेशन ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय द ह्यूमंस लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ द नेटिव बर्ड। देखो ट्रॉपिक्स रीजन में क्या हुआ, ट्रॉपिक रीजन में इंसान चले गया रहने के लिए। जब इंसान गया रहने के लिए तो कॉमन सी बात है कि वहां की जगह को साफ करेगा। जब जगह को क्लियर किया गया तो क्लियर करने की वजह से सिर्फ 2000 स्पीशीज जो है बर्ड की वो खत्म हो चुकी। ओके देख रहे हो। चलो अब देखो IUCN ने 2004 में ये डॉक्यूमेंट किया था कि भाई 784 स्पीशीज लास्ट 500 ईयर में एक्सटिंक्ट हो गए। इसमें से 338 वर्टिब्रेट्स, 359 तुम्हारे इनवर्टिब्रेट्स और 87 तुम्हारे प्लांट की स्पीशीज थी। अब सुनो जी, सम एग्जांपल ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शंस, 27 स्पीशीज इन द लास्ट 20 इयर्स। देख रहे हो लास्ट के 20 साल में सिर्फ 27 स्पीशीज निकल गए हैं। जैसे कि डोडो जो है मॉरिशस से आपका एक्सटिंक्ट हो गया, क्वागा अफ्रीका से, थाईलिसिन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर शी काउ रशिया से, और 3 स्पीशीज जो है टाइगर की, बाली, जवान और कैस्पियन, ये तुम्हारे पास ये भी तुम्हारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है जी। ठीक है, तो 20 सालों में 27 स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट हुई है। अब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? ये कहता है कि अगर हम लोग अपने एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेगी या कम होगी? वो बढ़ेगी, लेकिन एक पॉइंट तक ही बढ़ती है। देखो भाई, इसको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था, जो कि एक जर्मन तुम्हारे नेचुरलिस्ट थे और जियोग्राफर थे। अब इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स को स्टडी किया। इन्होंने क्या बताया कि विद इन द रेंज अ स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया। मतलब अगर मैं एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन अगर बढ़ाऊंगा तो ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ेंगे, बट एक लिमिट तक ही बढ़ेंगे। अभी इस ग्राफ को मैं समझाता हूं तुमको, रुक जाओ। अब सो रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ द टेक्सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बर्ड, बैट एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज टर्न आउट टू बी द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनको कैसा मिला जी? कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब क्या, बढ़ते जाएगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या होगी, ये तुम्हारे पास क्या कहते हैं, बढ़ेगी नहीं। अब ये इसी का तुम्हारे पास लॉग स्केल है क्या? ये इसी का लॉग, तो लॉग स्केल अगर तुम निकालोगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का तो आपको लीनियर मिलेगा कर्व। ठीक है, आइए जी, तो लॉगरिथमिक स्केल स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है तुमको ग्राफ, तो log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड लॉग ए। यहाँ पे s का मतलब क्या बच्चों? स्पीशीज रिचनेस, a का मतलब है एरिया और z का मतलब है स्लोप ऑफ लाइन, जिसको अपन रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, और c तुम्हारा इंटरसेप्ट है। अच्छा, जो z की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ z टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए वो 0.1 से लेके 0.2 रहेगी, और पूरे कॉन्टिनेंट के लिए तुमको z की वैल्यू और r की वैल्यू दोनों याद होना चाहिए। ये पेपर में आएगा ही आएगा। ओके ठीक है, ठीक है। चलो, आप बोका टीचर है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार। अपने पापा को भी तुम यही बोलते हो ना? पापा को भी तुम यही बोलते हो। ओके ठीक है, आ जाओ जी। ठीक है, ये स्पैमर है, पेड स्पैमर है। रुक जाओ यार, 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा यार रोस्टिंग नहीं किया ना मैंने किसी का। पहले मैं चैनल एक्टिविटी चेक करता हूँ कि ये कभी और आया है कि नहीं आया है। ओके ठीक है, चलो रुको, ये चलो कोई नहीं, ये कभी आया नहीं है भाई, ब्लॉक करो इसको, ब्लॉक करो। किधर गए भाई? ये अपने पापा को भी पापा नहीं बोका बोलता है। हाँ, 1 मिनट भाई, किधर गया? देखो ये सब है ना, प्रॉब्लम होता है यार, मतलब एक एजुकेटर को, है ना। चलो आ जाओ, क्लियर है। तो जेड की वैल्यू अगर तुम देखोगे, मेरे को पता है कि बड़ा बोरिंग है, लेकिन क्या करें, अपने को पढ़ना पड़ेगा ना। इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं रटना है एज इट इज।
जो z की वैल्यू फॉर टेक्सोनॉमिक ग्रुप वो 0.1 से लेके 0.2 रहेगी, और जो एंटायर कॉन्टिनेंट के लिए तुम्हारे पास 0.6 से लेके 1.2 रहेगी, और फ्यूगीवोरस बर्ड और मैमल्स के लिए तुम्हारे पास 1.15 रहेगी। अब देखो इंपॉर्टेंस तुम स्पीशीज डाइवर्सिटी का ऐसे ही पता कर सकते हो, अगर जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उस एरिया में, रहेगी क्या? ओके ठीक है। अब देखो डेविड टिलमैन ने क्या बोला था, देखो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था बाहर की ओर, तो इन्होंने क्या बोला था कि एरिया विथ मोर स्पीशीज, जिस एरिया में स्पीशीज ज्यादा है लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होगा क्या, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। और इसी को एक लेवल और आपका एक्सप्लेन करता है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, किसने? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पाउल एलरिच ने। तो इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने एयरप्लेन को ना इकोसिस्टम के इक्विवेलेंट मान लिया ओके यस, इक्विवेलेंट मान लिया जी। अब सुनो जी, और जो रिवेट्स होते हैं वो स्पीशीज के बराबर है, रिवेट्स का मतलब है जो तुम्हारा स्क्रू होता है, और जो विंग के ऊपर जो रिवेट्स होते हैं वो किसके बराबर है? आपके कीस्टोन स्पीशीज के, ठीक है। इन्होंने ये बोला अगर विंग के, अगर तुम्हारे पास अगर विंग के, देखो अगर ये मेरा हवाई जहाज है, हवाई जहाज मेरा थोड़ा अलग है, ठीक है, अगर विंग के अगर तुम्हारे अगर रिवेट्स खुल गए तो की स्टोन स्पीशीज तुम्हारे हट जाएंगे, और ऐसा इकोसिस्टम बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा बच्चों। यस हाँ तो जी अब देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि हमने 3 कैटेगरी में चीजों को डिवाइड किया है, नैरोली यूटिलिटेरियंस, ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस और इथिकल आर्ग्यूमेंट्स। देखो नैरो यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो नैरो का मतलब होता है फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स फ्रॉम अ नेचर, फूड प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस मिलते हैं आपको सीधा नेचर से, इसको अपन कहते हैं नैरोली यूटिलिटेरियंस कहते हैं। देखो मोर देन जो 25% जो ड्रग है मार्केट में जो हम लोग बेच रहे हैं वो सीधा प्लांट से डिराइव होता है। 25,000 जो स्पीशीज है बर्ड्स के वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसके अंदर बच्चों? ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जिनको नेटिव पीपल्स पहले वाले लोग यूज करते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है कि इस एनवायरनमेंट को तुम चेक करो और उसमें से अच्छे अच्छे प्लांट को ढूंढो जिनके पास मॉलिक्यूलर, जेनेटिक और स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी जिसमें देखने को मिले, जिससे कि तुमको फायदा हो। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि तुम वो सारे प्लांट को देखो जिससे कि इंसान को फायदा हो सके इकोनॉमिकली। अच्छा ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस में कौन होते हैं? तुम्हारे पास इकोसिस्टम जैसे कि नेचर को प्रोवाइड करवाती है ओवरऑल, जिसका फायदा, जैसे कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन सभी को मिल रहा है कि नहीं, सभी ऑर्गेनिज्म को चाहिए, इसे कहते हैं अपन ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और इथिकल का मतलब क्या होता है बच्चों? कि फॉर केयर ऑफ ह्यूमन वेलबींग, इसका मतलब है हर छोटे से छोटे स्पीशीज का एक इंट्रिंसिक वैल्यू है यार, उसको मत मारो, है ना, एक प्लांट को क्यों काट रहे हो, उसे कहते हैं अपन इथिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं जी। यस क्लियर है? चलो जी अब सुनो जी, हमारे पास कंजर्वेशन के लिए इन सिटू कंजर्वेशन है, ऑन साइट कंजर्वेशन है। व्हेन एनिमल और प्लांट इज एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो हम लोग उसको एक ही जगह पे क्या करते हैं बच्चों? प्रिजर्व करते हैं, तो उसे कहते हैं अपन इन सिटू। इसमें तुम्हारी हॉटस्पॉट आती है क्या? जैसे कि तुम्हारे पास 34 हॉटस्पॉट है, पहले 25 थी और बाद में 9 को और ऐड किया गया। बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 14 है, नेशनल पार्क 90 है, वाइल्ड लाइफ तुम्हारे सेंचुरीज 448 है, और सेक्रेड ग्रुप्स। अच्छा आपको हॉटस्पॉट में क्या देखने को मिलता है बच्चों? एंडेमिज्म देखने को मिलता है। एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विद अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज, ऐसा स्पीशीज जो कहीं और पे ना मिले उसी जगह पर मिले। स्पीशीज कन्फाइंड टू द रीजन नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इज कॉल्ड एंडेमिज्म। अब 3 तुम्हारे पास मेजर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है इंडिया में, कौन कौन सा? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड तुम्हारे हिमालय, ये तुम्हारे हॉटस्पॉट है। अब हॉटस्पॉट पुट कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ्स लैंड। अब देखो अगर तुम पूरी दुनिया का अगर हॉटस्पॉट को अगर तुम मार्क कर लोगे ना, सिर्फ लेस देन 2% कवर कर रहा है, बट अगर तुमने इसको प्रिजर्व कर लिया ना तो ये तुम्हारी ऑन गोइंग एक्सटेंशन को 30% से भी कम कर सकता है। ठीक है, अगर तुमने हॉटस्पॉट को अगर प्रिजर्व कर लिया तो जो ऑन गोइंग एक्सटेंशन से 30% कम हो सकता है जी। अब सेक्रेड ग्रुप्स हमारे कौन कौन से बच्चों? ख्यासिया एंड जैंटिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ द कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, ठीक है, एमपी का भी पार्ट आता है सरगुजा में, चंद्रा एंड बस्तर एरियाज ऑफ एमपी एंड फॉरेस्ट ऑफ मेघालय, सब तुम्हारे सेक्रेड ग्रुप्स हैं। एक्सिडो और तुम्हारे ऑफसाइड का मतलब होता है कि उसको उसके हैबिटेट से हटा के कहीं और पे लेकर जाए, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सेंचुरी नहीं है सफारी है ये, सीड बैंक एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में अपन क्या कहते हैं बच्चों? गैमेट को स्टोर करते हैं, कितने? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में।
ठीक है, याद रखना जी। एक्स2 कंजर्वेशन जो होता है ये क्यों रिक्वायर्ड है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द अर्जेंट मेजरमेंट टू सेव इट फ्रॉम द एक्सटेंशंस। अर्जेंटली अगर तुमको बचाना हो, अर्जेंट अगर बचाना हो तो तुम एक्स2 कंजर्वेशन करवाओगे यार। ओके ठीक है, आप देखो अर्थ समिट कहां पे कंडक्ट करवाया गया था बच्चों? रियो डी जेनेरियो में 1992 में। सारे नेशंस की ये जिम्मेदारी बनती है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो किसी कंट्री की बाउंड्री नहीं है, वो सभी की जिम्मेदारी बनती है। वर्ल्ड समिट जो है वो जोहान्सबर्ग में हुआ था जी बच्चों, साउथ अफ्रीका 2002 में, जहाँ पे 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया था कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को 2010 तक प्रिजर्व कर लेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस एट द ग्लोबल रीजन ऑन लोकल लेवल, ये देखने को मिला है क्या कि लोग अभी बायोडाइवर्सिटी को लेकर बहुत एक्टिव हुए हैं। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अभी स्ट्रिक्ट हुआ है, पेड़ काटोगे तुम्हारे पर केस हो जाएगा। कहते हैं कि पेड़ काटने का जो है वो मर्डर के बराबर रखा गया उसको, ठीक है, कि तुम एक जन की जान ले ली हो। फाइन, तो इसे तुम्हारे पास पूरा का पूरा जो है ये आपका पूरा डे 10 आज का समाप्त होता है। देखो इस चैप्टर को ना मैंने मतलब इसमें तुमको रटना बहुत ज़्यादा है, ठीक है बच्चों, इसमें तुमको रटना बहुत ज़्यादा है, पढ़ना कुछ नहीं है, मतलब रटना ही है सब, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों। ओके ठीक है, हाँ मैं पढ़ाई के लिए हाँ मैं करा देता हूँ पक्का, मैं आपका ये करवा देता हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस, पक्का करवा दूंगा, ठीक है। रिवीजन हो गया अच्छे से फटाफट, ठीक है। अभी कल से तुम्हारी प्रैक्टिस शिफ्ट शुरू हो जाएगी। कल मैं काम करूंगा ना इवोल्यूशन का है ना, ज़्यादा नहीं यार, 1 घंटा का क्लास होगा इवोल्यूशन का, वो मैं कंडक्ट करवा देता हूँ, ठीक है। कभी भी दोपहर में 2 बजे कंडक्ट करवा देता हूँ, और कल शाम को 6 बजे अपन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो मिस मत करना बिल्कुल भी। ओके डन। चलो एक और एक खबर है यार, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता कि सर प्लीज़ प्लीज़ प्राइस को रिड्यूस कर दो अनअकैडमी प्लस का, तो आपकी बातों को सुन लिया गया, और अनअकैडमी की जो प्लस की प्राइजेस है वो 5499 में भी आपको मिल रही है, ठीक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो डू यूज़ अ कोड बायोलॉजी लाइव, ठीक है, फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आपके पास यहाँ पर जितने भी बैचेज हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, हमारी फिनिक्स बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है जी, और ऑफलाइन की भी जितनी बैचेज है तुम्हारे पास वो भी आपकी लाइव है बच्चों। हर संडे को तुम्हारी AIMT कंडक्ट करवाई जा रही है, इस संडे को भी AIMT है बच्चों अभी, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो एक सुंदर सा कमेंट मुझे करके दे देना कैसा लगा तुम्हारा 10 दिन, कैसा रहा, हो गया अच्छे से। एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे सारे यूनिट्स को, मिलते हैं अपन सीधा अगले क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू। ओके चलो, जय हिंद, बाय बाय।